पॉपुलेशन ग्रोथ, द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। स्टैटिक मतलब कांस्टेंट रहने वाला, जो चेंज नहीं होता, जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ना, स्टैटिक का अपोजिट है डायनेमिक। इट कीप्स चेंजिंग इन टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, प्रिडेशन प्रेशर एंड रिड्यूस वेदर। आई डोंट नो दिस व्हाट दिस इज, ये कुछ मिसप्रिंट होगा जरूर। रिड्यूस वेदर का मीनिंग मेरे को तो नहीं समझा, ठीक है। वेदर कंसिडर करो। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? फूड अवेलेबिलिटी के ऊपर, प्रीडेशन यानी शिकारी, है ना, एंड वेदर। इन फैक्ट it is these changes in population density that give us some idea of what is happening to the population, whether it is flourishing or declining, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। Whatever might be the ultimate reasons, the density of a population in a given habitat during a given period fluctuates, ठीक है, चेंज होता रहता है due to changes in 4 basic processes, 2 of which that is natality and immigration। नेटेलिटी यानी पैदा होना, इमिग्रेशन यानी किसी पॉपुलेशन में बाहर से ऑर्गेनिजम्स अंदर आना, ठीक है। मॉर्टेलिटी यानी मरना, इसका अपोजिट। एंड ई फॉर एलिफेंट, एमिग्रेशन मतलब ऑर्गेनिजम्स किसी पॉपुलेशन से बाहर जाना, ठीक है। कंट्रीब्यूट एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी एंड 2 फैक्टर्स दैट इज मॉर्टेलिटी, वही अभी जो बताया, इसके अपोजिट दैट इज मॉर्टेलिटी एंड इसके अपोजिट दैट इज एमिग्रेशन, कॉजेज द पॉपुलेशन टू डिक्रीज, ठीक है। Natality refers to the number of births during a given period in the population that are added to the initial density. Mortality is the number of deaths in the population during a given period. Immigration is the number of individuals of the same species that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration. And emigration is the number of individuals of the population who left the habitat and gone some elsewhere ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। तो इसके और इसके कारण पॉपुलेशन बढ़ेगा, इसके और इसके कारण पॉपुलेशन घटेगा। तो सीधी सीधी बात रहेगी कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इसके कारण बढ़ेगी, इसके कारण घटेगी, इसके कारण बढ़ेगी और इसके कारण घटेगी। सिंपल सी कंसेप्ट है ना। तो अपना इक्वेशन क्या रहेगा? सो इफ एन इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, then its density at time t plus 1 is population density at time t plus 1, जो अपन ने कंसिडर किया है वो टाइम कितनी रहेगी? जब स्टार्टिंग पे अपन ने रिसर्च चालू किया टाइम t पे, उस टाइम पे जितनी थी उससे b और i ज्यादा, मतलब बर्थ जितने हुए और एडिशन जितने हुए ऑर्गेनिजम्स के उस पॉपुलेशन में उतनी बढ़ गई, और डेथ जितना हुआ और इमिग्रेशन जितना हुआ उतनी कम हो गई, ठीक है। यू कैन सी फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ बर्थ्स प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इज मोर देन द नंबर ऑफ डेथ्स प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स। ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू ज्यादा रही तो पॉपुलेशन बढ़ते रहेगा, और इसकी टोटल वैल्यू कम रही और इसकी टोटल वैल्यू ज्यादा रही तो पॉपुलेशन कम होते रहेगा, अदरवाइज इट विल डिक्रीज। Under normal condition, births and deaths are the most important factors influencing population density. The other 2 factors assuming importance only under special conditions. For example, if a new habitat is just being colonized, immigration may contribute more significantly to population growth than birth rates. ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में बर्थ एंड डेथ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। लेकिन स्पेशल कंडीशंस में बाकी जो 2 फैक्टर्स है, मतलब इमिग्रेशन एमिग्रेशन, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, कोई नया हैबिटेट बन रहा है, कोई नया शहर अगर बस रहा है, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल कोई नया शहर बस रहा है, तो उस नए शहर का जो पॉपुलेशन बढ़ेगा वो बर्थ के कारण नहीं बढ़ेगा, इमिग्रेशन के कारण बढ़ेगा, ठीक है। उसमें इमिग्रेशन एमिग्रेशन का ज्यादा रोल रहेगा एज कंपेयर टू बर्थ एंड डेथ, ठीक है। ग्रोथ मॉडल्स डज द, ये लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे हाँ, कि बर्थ एंड डेथ नॉर्मल कंडीशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विथ टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न?
वी हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट अनब्रिडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इट। अनब्रिडल्ड मतलब थोड़ा भी उसको धक्का नहीं पहुंचा है, ठीक है, थोड़ा भी धक्का नहीं पहुंचा ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ को, और उसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होते जा रहे हैं इन अवर कंट्री, एंड इट इज देयरफॉर नेचुरल फॉर अस टू बी क्यूरियस इफ डिफरेंट एनिमल पॉपुलेशंस इन नेचर बिहेव द सेम वे और शो सम रिस्ट्रेंट्स। रिस्ट्रेंट्स यानी क्या कहेंगे उसको, स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस, ठीक है, जिससे कि कोई चीज को रोकने के लिए लगाई हुई चीज, जैसे कुत्ते को अपन रस्सी बांधते हैं तो कुत्ते के लिए वो रिस्ट्रेंट हो गया, ठीक है। क्या कह रहे थे एनसीईआरटी, इट इज देयरफॉर नेचुरल फॉर अस टू बी क्यूरियस इफ डिफरेंट एनिमल पॉपुलेशंस इन नेचर बिहेव द सेम वे। सेम वे मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन के समान ही बिहेव करते हैं क्या, या उनमें कुछ रिस्ट्रेंट्स है पॉपुलेशन ग्रोथ में कि उनका भी ह्यूमन बींग्स के समान सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ते ही जाता है, क्या है, ह्यूमन बींग्स के समान है कि ह्यूमन बींग्स से अलग है। परहैप्स वी कैन लर्न अ लेसन और टू फ्रॉम नेचर ऑन हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अब इसके बारे में तो जितना बोलूं उतना कम है, क्लास में बहुत सुनाया हुआ है कैसा इंसान का हर प्रॉब्लम नेशन के लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण है। मैं हमेशा क्लास में बताते रहता हूँ, है ना, बताते रहूंगा भी, तो इसके ऊपर वीडियो में अपन टाइम खर्च नहीं करते, तो फिजिकली लाइव क्लासेस में मैं बताता ही हूँ। सबसे वर्स्ट चीज़ है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, ये अगर कंट्रोल हो गया तो चीज़ें अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, रिसोर्स मतलब फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर द अनइम्पेडेड, अनइम्पेडेड मतलब बिना रुके, ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। Ideally, when resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number, as Darwin observed while developing his theory of natural selection. Evolution में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। Then the population grows in an exponential or geometric fashion. If in a population of size n, the birth rates, not total number of births की बात नहीं कर रहे, but पर कैपिटा बर्थ, पर कैपिटा मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ऐसा, ठीक है। एज रिप्रेजेंटेड एज बी एंड डेथ रेट्स, अगेन पर कैपिटा डेथ रेट्स एज डी, देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन एंड ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम पीरियड टी विल बी इक्वल टू डी एन, यूनिट टाइम पीरियड टी दैट इज डी एन बाई डी टी विल बी, मतलब पर यूनिट टाइम पॉपुलेशन कितना चेंज हो रहा है, इसको हम बोलेंगे dn बाई dt। अब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, वैसे मैथमेटिकल टूल, मैथ्स तुमने ड्रॉप कर भी दिया होगा 11th-12th में, तो मैथमेटिकल टूल्स में तुमने ये तो पढ़ा ही होगा, और फिजिक्स में तो ये आया होगा, ये क्या चीज है अपने को पता है ना। टाइम t के अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन डेंसिटी n कितनी चेंज हुई है, इसको हम बोलते हैं dn बाई dt, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखिए, यहाँ पर क्या है, डेरिवेटिव्स या इंटीग्रेशन जो होता है उसमें क्या रहता है, सिर्फ कितना चेंज हुआ ये नहीं रहता है, हर टाइम पे कितना चेंज हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक पत्थर ऊपर फेंकते हैं आसमान में, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उसको एक पॉइंट तक वो ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे गिरने लगता है। तो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, ठीक है, उसको और उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना समय लगा, उस डिस्टेंस बाय टाइम करके सीधा अपन उसकी स्पीड निकाल लेते हैं, लेकिन दैट इज एक्चुअली रॉन्ग, दैट कम्स आउट टू बी द एवरेज स्पीड, है ना। एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे ही हमने पत्थर ऊपर फेंका वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण उसकी स्पीड हर सेकंड धीरे धीरे कम होते जा रही है, और एक पॉइंट आ जाता है जब उसकी स्पीड 0 हो जाती है, फिर वो नीचे गिरने लगता है। तो उसकी जो अपन ने डिस्टेंस बाय टाइम से स्पीड निकाली वो दैट इज एक्चुअली रॉन्ग, बराबर है ना। एक्चुअली क्या हो रहा है, उसकी जो स्पीड है वो हर सेकंड कम होते जा रही है। तो dn बाई dt बेसिकली डेरिवेटिव जो हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में या फिजिक्स के केस में मैथमेटिकल टूल्स में, वो बेसिकली एक्चुअली ये चीज है कि हर सेकंड कैसे उसकी स्पीड स्लो होते जा रही है, ठीक है। इसलिए अपन उसको सीधा डिस्टेंस बाय टाइम नहीं किया है, हमने क्या किया, dn बाई dt, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी विथ एवरी चेंज इन द यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इक्वेशन क्या आएगा, dn बाई dt इज इक्वल टू बी माइनस डी इंटू एन। देखो बी माइनस डी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बी माइनस डी सीधा सीधा बर्थ और डी मतलब सीधा सीधा डेथ, ऐसा नहीं है।
बी इज द पर कैपिटा बर्थ एंड डी इज द पर कैपिटा डेथ रेट है, ठीक है, इनटू एन. लेट अस कंसिडर दैट b माइनस डी इज इक्वल टू आर, देन dn बाय dt इज इक्वल टू r इंटू एन. ठीक है, इसको अपन रेट बोल सकते ना. इसकी वैल्यू ज्यादा रही तो ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहेगा, इसकी वैल्यू ज्यादा रही तो ग्रोथ रेट निगेटिव रहेगा. ठीक है. द r in this equation is called the intrinsic rate of natural increase and is a very important parameter chosen for assessing impacts of any biotic or abiotic factor on population growth. ठीक है. To give you some idea about the magnitude of r values for the, ये इससे कुछ आइडिया नहीं आने वाली, ये फालतू में बोला हुआ एनसीईआरटी ने, लेकिन दिया है इसलिए पढ़ रहा हूँ. कुछ आइडिया नहीं आने वाली. फॉर द नॉर्वे एट द आर, मतलब ये इसकी वैल्यू है 0.015. पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब बर्थ रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू डेथ रेट. एंड फॉर द फ्लोर बीटल इट इज 0.12. इसकी और भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है. इन 1981 द आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज 0.0205. देखो इससे भी कम है इसकी वैल्यू. ठीक है. फाइंड आउट what the current R value is. For calculating it, you need to know the birth rates and death rates. ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है. अगेन ये वैसी वाली बात हो गई कि हिमाचल प्रदेश में जाकर उनका ब्लड लेकर आओ, हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए, वैसी वाली बात हो गई. तो ये सब छोड़ो. कुछ समझ में आएगा इससे? कुछ भी समझ में नहीं आया. इससे क्या 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 आइडिया आएगी अपने को आर की? कुछ आइडिया नहीं आने वाली. अपने को यही समझना है कि b माइनस डी ये आर है. इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ बोलते हैं इसको, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. ठीक है. ये जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा उतना पॉपुलेशन भी फास्ट बढ़ते जाएगा. द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब्स द एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ अ पॉपुलेशन एंड रिजल्ट्स इन अ जे शेप्ड कर्व व्हेन वी प्लॉट n इन रिलेशन टू टाइम. इफ यू आर फैमिलियर विद बेसिक कैलकुलस मतलब डेरिवेटिव इंटीग्रेशंस, वो सब मैथमेटिक्स का पार्ट जिससे तुम लोग फैमिलियर नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली, यू कैन डिराइव द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एज nt इज इक्वल टू n0 इंटू e टू द पावर rt. ठीक है. तो फ्रेशर्स को तो ये समझना पॉसिबल ही नहीं है. बाकी रैंकर्स या 12th वालों में भी किनका मैथ्स था उनको शायद समझ जाएगा. जिनका मैथ्स था भी नहीं भी था डजेंट मैटर. इसका ज्यादा अपने को डेरिवेशन का वगैरह टेंशन नहीं लेना है. ये अपने को सीधा सीधा रट्टा मार लेना है कि nt, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t कितना रहेगा. पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0 मतलब जब हमने रिसर्च चालू किया उस पॉपुलेशन पे, उस टाइम पे जितना पॉपुलेशन डेंसिटी था, इनटू e टू द पावर rt. r इज द रेट ऑफ ग्रोथ, टाइम इज दिस टाइम, t इज दिस टाइम. ठीक है. nt इज इक्वल टू n0 इंटू e टू द पावर rt. इसको सीधा सीधा अपने को रट्टा मारना है. वेयर nt इज पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, n0 is population density at time 0, r is intrinsic rate of natural increase, ये वाला. ठीक है. and e is the base of natural logarithms, that is 2.71828. ठीक है. अब यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने, देखो उन्होंने बोला है कि जे शेप कर्व मिलेगा. ठीक है. पहले पॉपुलेशन एक ऑर्गेनिज्म है, 1 से 2 होंगे. 1 से शुरुआत नहीं हो सकती वैसे, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो 2 तो मिनिमम लगेंगे. लेकिन सीधा मैथमेटिकली मैं बता रहा हूँ. सपोज पहले 1 है, फिर 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, 16 से 32 हुए. ऐसा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है. एक समय आ जाएगा जब 128 हो जाएगा. 128 के बाद डायरेक्ट 256, फिर डायरेक्टली 512, फिर डायरेक्टली 1024, फिर 2048 है ना, फिर 4000, फिर 8000, फिर 16000. एकदम से बढ़ने लगेगा. तो पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर एकदम से बढ़ने लगेगा. इसलिए ऐसा पहले ऐसा धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर एकदम से बढ़ने लगेगा. ऐसा जे शेप्ड कर्व आएगा, ऐसा एनसीईआरटी बोल रही है. ठीक है. लेकिन ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा, लेकिन फूड रिजर्व्स अपने पास अनलिमिटेड नहीं है. फूड रिजर्व्स अपने पास लिमिटेड है. पॉपुलेशन को खाना पीना मिलना बंद हो जाएगा तो ऑर्गेनिजम्स मरने लगेंगे. तो एक लिमिट के बाद पॉपुलेशन और ग्रो नहीं हो पाएगा. तो रियल लाइफ में क्या होगा कि ऐसा जे जो रहेगा वो ऐसा होकर कांस्टेंट हो जाएगा और पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाएगा. तो एस या सिग्मोइड कर्व उसका आएगा, है ना. रियल लाइफ की मैं ये बात कर रहा हूँ. ठीक है. थ्योरेटिकली जे शेप कर्व आएगा, रियलिटी में
एस शेप्ड कर्व आएगा। जिस पॉइंट पे वो पॉपुलेशन डेंसिटी और बढ़ना रुक जाती है उसको बोला जाता है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड, किसी लैंड की कैरी करने की कैपेसिटी की। इससे ज्यादा और पॉपुलेशन वो लैंड कैरी नहीं कर सकती। ठीक है, तो एनी स्पीशीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ये जे शेप्ड कर्व में ये देखो ये ऐसा आया, ये जो बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियल है। रियलिटी में कैसा रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर एकदम से बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये एकदम से बढ़ने वाला जो फेज है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज। ये लैग फेज है, जब धीरे धीरे बढ़ रहा है, एकदम से बढ़ रहा है तब लॉग फेज है, और स्टेशनरी हो जाने के बाद स्टेशनरी फेज है। ठीक है, के रिप्रेजेंट्स कैरिंग कैपेसिटी, किसी लैंड की कैरी करने की कैपेसिटी। इस पॉइंट पे पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो इसको तो सीधा सीधा dn/dt इज इक्वल टू RN बोला हुआ है। ठीक है, ये थेरोटिकल कंसेप्ट है, रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता। रियलिटी में क्या होगा, dn/dt इज इक्वल टू RN मल्टीप्लाइड बाय k माइनस n अपॉन k, मतलब कितनी कैरिंग कैपेसिटी है और कितना पॉपुलेशन डेंसिटी अब तक रीच हो चुका है। ठीक है, डिवाइडेड बाय k। समझ में आ रहा है, ये रियल वाला रहेगा, रियल वाला। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी वाई एक्सिस पे प्लॉट की है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद और पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ए वाला, व्हेन रिस्पॉन्सेस आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में होना इम्पॉसिबल है, एक लिमिट के बाद कभी ना कभी खाना तो स्टेबल होने ही वाला है। इसी से पूरा इवोल्यूशन की डार्विन की कंसेप्ट दी हुई है, इसलिए पिछले पेज पे ये बोला गया है, इसलिए पिछले पेज पे ये बोला गया है कि स्ट्रगल ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस ये अपन गायब कर ही नहीं सकते एग्जिस्टेंस में से। ठीक है, ये हमेशा रहेगा ही। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन में हमेशा कंपटीशन चलती रहेगी। क्यों, क्योंकि फूड रिसोर्सेस लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है। बी वाला क्या रहेगा, ये व्हेन द रिस्पॉन्सेस आर लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट इज लॉजिस्टिक, के इज द कैरिंग कैपेसिटी। Any species growing exponentially under unlimited resource conditions can reach enormous population densities in short time. ठीक है, Darwin showed how even a slow growing animal like elephant could reach enormous numbers in the absence of checks. Checks मतलब उसको रोकने वाली चीजों को checks बोलेंगे। ठीक है, अगर checks absent रहे मतलब उसको रोकने के लिए कुछ नहीं रहा, तो एलिफेंट जैसे इनॉर्मस ऑर्गेनिज्म का भी पॉपुलेशन धड़ाधड़ बढ़ते जाएगा। द फॉलोइंग इज एन एनेक्डोट, एनेक्डोट यानी ऐसी कहानी जिससे अपने को कुछ सीखने को मिलता है, उसको बोलते हैं एनेक्डोट। पॉपुलरली नरेटेड टू डेमोन्स्ट्रेट ड्रामेटिकली हाउ फास्ट अ ह्यूज पॉपुलेशन कुड बिल्ड अप व्हेन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। बहुत बार ये कहानी क्लास में बताई हुई है। ठीक है, पढ़ लेता हूँ, मस्त कहानी है एकदम। अपने को जिन्हों का मैथ्स नहीं है, जिनको या मैथ्स है, मैथ्स सिर्फ सब्जेक्ट ले लेने से मैथ्स थोड़ी आ जाता है, मैथ्स आने के लिए वो स्किल लगता है। तो मैथ्स नहीं भी होगा अगर, या होगा भी अगर, तो भी अपने को जो मैथ्स का इंपॉर्टेंस नहीं समझता है वो एक कहानी पढ़ने के बाद समझेगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। या मैं एक काम करता हूँ, कहानी में स्किप करता हूँ, पूरा कहाँ पढ़ते बैठूँ, मैं सीधा तुमको एक कहानी मुंह से बता देता हूँ। क्या होता है, एक राजा रहता है, उसका एक वो राजा और उसका सेनापति चेस खेलने चालू करते हैं। तो राजा कॉन्फिडेंट रहता है कि मैं जीत ही जाऊंगा, तो उसको सेनापति को बोलता है कि बोल, शर्त लगाते हैं, कुछ बेट लगाते हैं। तो वो सेनापति बोलता है ठीक है, ये लगाते हैं बेट कि चेस का ये जो अपना जो चेस का बोर्ड है उसके एक डब्बे में एक गेहूं का दाना रखेंगे, दूसरे डब्बे में 2, तीसरे डब्बे में 4, चौथे डब्बे में 8, पांचवें डब्बे में 16, छठवें डब्बे में 32, सातवें डब्बे में 64, आठवें डब्बे में 128, ऐसा इंटू टू करके 64 डब्बे भरने तक जितने दाने हो जाएंगे व्हीट के उतने मेरे को दे देना। तो राजा बोलता है क्या बेवकूफ सेनापति, चाहता तो मैं इसको जमीन दे सकता था, कोई और प्रमोशन चाहिए और बड़े पोस्ट पे तो वो कर सकता था, इतना सोना चांदी दे सकता था, पेट्रोल पंप दे सकता था, है ना, बड़ा सा घर बांध के दे सकता था, कुछ भी दे सकता था, ये क्या मांग रहा है पागल टाइप। राजा बोलता है ठीक है। फिर राजा हार जाता है और जब उसका डिमांड पूरे करने का वक्त आता है तो राजा को समझता है कि पूरे राज्य का अगर गेहूं भी हम लेकर आए तो भी इसका डिमांड पूरा नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि 2 × 2 × 2 ये इतनी बड़ी चीज है,
स्टार्टिंग में अपने को चिल्लर लगता है, 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ, 8 का 16 हुआ, अपने को इतना नहीं लगता है। लेकिन जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पकड़ लेता है, वो एक्सपोनेंशियल स्पीड जब पकड़ता है ना, 4000 का 8000, 8000 का 16000, 16000 का 32000, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे अपन लाखों में चले जाएंगे, तुरंत इंटू ऐसे 25 बार वगैरह तुम इंटू 2 करते जाओगे तो यूर नंबर विल गो इनटू क्रोर्स। ठीक है, मैथ जिनको नहीं आता है उनको इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझता है, लेकिन ये तुम करके देख सकते हो। ठीक है, तो इंटू टू करते गए तो क्या होगा, यू कैन इमेजिन। तो इंडिया में तो ये हो भी रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा तक होना पॉसिबल नहीं है। कभी ना कभी कैरिंग कैपेसिटी रीच हो जाएगी। इंडिया में कैरिंग कैपेसिटी रीच हो गई है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे, खाने पीने के वांदे हो रहे हैं। ठीक है, कोरोना के कारण नहीं, बिल्कुल नहीं। कोरोना तो सिर्फ बहाना रहेगा अभी स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ बोलने का, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ कोरोना के बहुत पहले ही अपनी स्लो हो चुकी थी। अपने देश की हालत कोरोना के पहले ही खराब होना काफी चालू हो गई है। ठीक है, ये क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी रीच हो गई है और पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है, पॉपुलेशन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये वो कहानी है तुमको समझाने के लिए कि 2x2 का कितना भयानक महिमा है। किसी को अगर पढ़नी होगी कहानी तो मैं लगा देता हूँ, पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। लॉजिस्टिक ग्रोथ। नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज एट इट्स डिस्पोजल, मतलब उसके यूज के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कि जे शेप ग्रोथ ही होते जा रही है, बढ़ते ही जा रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दिस लीड्स टू कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल इज सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। फिर से इवोल्यूशन की बात करने लग गए, जो डार्विन ने जो बोला था। ठीक है, वो अपन इवोल्यूशन में ही पढ़ेंगे, अभी उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। द गवर्नमेंट्स ऑफ मेनी कंट्रीज हैव आल्सो रियलाइज्ड दिस फैक्ट एंड इंट्रोड्यूस्ड वेरियस रिस्ट्रेंट्स विद अ व्यू टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। गवर्नमेंट्स ऑफ मेनी कंट्रीज बट नॉट इंडिया, दैट इज द प्रॉब्लम। उल्टा इंडिया में तो ऐसा रूल आया है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को 6000 रुपीज कुछ तो भी मिलेंगे। गरीब लोग 6000 रुपीज के लिए प्रेग्नेंट हो जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है गरीब लोगों का। ठीक है, एक्सट्रीमली पुअर जो लोग रहते हैं वो ये सब पॉपुलेशन बढ़ाते ही जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। इंडिया की हालत बहुत खराब है एंड आवर गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग, जीरो, टू कर्ब दैट पॉपुलेशन ग्रोथ, बिकॉज लालच के कारण ऐसा माना जाता है कि पॉपुलेशन जितना ज्यादा हो उतना अपने को पैसा कमाने का चांस ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, उतने ज्यादा लोगों को लूटा जा सकता है। तो इंडस्ट्रीज के लिए बड़ी बड़ी और बॉलीवुड वगैरह जैसी चीजों के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ जितना ज्यादा रहेगा उतना बेहतर रहेगा। घटिया घटिया कुछ भी मूवीज बनाई, है ना, और लोगों ने टाइम पास में करने को कुछ नहीं करके भी अगर मूवी देख लिया तो अभी उनको बैठे बैठे करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, है ना। सेम इज द थिंग विद गवर्नमेंट। जितना पॉपुलेशन ज्यादा उतना गवर्नमेंट को उसको लूटने के लिए सही रहता है। तो नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज एनी गवर्नमेंट टेकन एनी सीरियस स्टेप्स इन कर्बिंग द पॉपुलेशन। ठीक है, बहुत सीरियस इश्यू है ये, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, लेकिन नोबडी इज थिंकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर beyond which no further growth is possible. Let us call this limit as nature's carrying capacity for that species in that habitat. ठीक है, अब होता क्या है, जैसे खाना जो है वो तो लिमिटेड ही रहता है, वो तो बढ़ता नहीं है कि हर साल कितनी खेती होती है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा किसी देश में। लेकिन पॉपुलेशन हर साल उस देश का बढ़ते ही जाता है, तो उसके कारण खाना डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम होने लगता है। तो जो ज्यादा फिट रहेगा, अब ह्यूमन सोसाइटी में फिटनेस का मतलब है मनी, जिसके पास ज्यादा पैसे रहेगा वो उसको अफोर्ड कर पाएगा, जिसके पास नहीं रहेगा उसको खाना नहीं मिल पाएगा और वो मारा जाएगा, है ना। सीधा सीधा इसको अपन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं। अभी अपने को डायरेक्टली खाने से कंपेयर नहीं करते अपन, ह्यूमन पॉपुलेशन है तो अपन लेते हैं एग्जांपल जॉब्स का। जैसे इंडिया में अभी जॉब्स की बहुत कमी हो रही है,
तो महंगाई बढ़ते जा रही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ये कंडीशन और खराब ही होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और कंडीशन खराब ही होती जाएगी। एक वक्त आएगा जब पॉपुलेशन इतना बढ़ जाएगा कि इस कंडीशन को संभालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लोग भूख से मरने लगेंगे, एक दूसरे का मर्डर करने लगेंगे, पूरा एनार्की फैल जाएगा हर जगह, ठीक है, पूरा लॉलेसनेस फैल जाएगा हर जगह, अपने आप पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन वो जो तरीका रहेगा, वो नेचर ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया हुआ रहेगा, तो वो तरीका बहुत दर्दनाक रहेगा। उससे अच्छा अगर ह्यूमन बींग्स खुद ही अपनी आंखें खोल ले और अपना पॉपुलेशन ग्रोथ कम कर ले, तो दर्दनाक तरीका झेले बिना ही पॉपुलेशन कंट्रोल में आ सकता है ना। कुत्तों के पास ये ऑप्शन नहीं है ये सोचने की कि हम बच्चे तो पैदा कर रहे हैं लेकिन उनको हम खिलाएंगे कैसे, ये सोचने की कुत्तों के पास दिमाग नहीं है। कुत्ते तो बस पैदा कर देते हैं। बट दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन ह्यूमंस एंड डॉग्स, है ना। ह्यूमन बींग्स कैन थिंक अबाउट दिस कॉन्शियसली, बट ह्यूमन बींग्स डोंट। दैट इज द प्रॉब्लम। पॉपुलेशन बढ़ाते ही जाते हैं, प्रॉब्लम बढ़ते ही जाता है। अभी 2019 का जो न्यू ईयर था, उस दिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि कनाडा का साइज स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से इंडिया से 3 टाइम्स ज्यादा होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। कनाडा में 1 जनवरी को 2019 में यू कैनॉट इमेजिन 900 नए बच्चे पैदा हुए थे। 900, सोचो एक दिन में 900 बच्चे पैदा हुए कनाडा में, और उसका साइज अपने से 3 टाइम्स ज्यादा है। ऑन द सेम डे, दैट इज ऑन 1 जनवरी 2019, इंडिया में 70,000 बच्चे पैदा हुए थे। 70,000। इमेजिन करो, कनाडा का जगह अपने से 3 टाइम्स ज्यादा है, तो भी वहां पर सिर्फ 900 बच्चे पैदा हुए एक दिन में। इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, तुमको जटपुरा गेट का पॉपुलेशन ज्यादा लगता है शाम के समय का कि कितना पॉपुलेशन है जटपुरा गेट पे देख के लगता है कितनी भीड़ है। दैट इज नथिंग। एक बार कोलकाता में जाकर देखो, तुमको समझेगा पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है। खड़े रहने को जगह नहीं रहती, इतना पॉपुलेशन, और उसमें डेली 70,000 बच्चे अगर ऐड हो रहे होंगे तो क्या हालत हो जाएगी इंडिया की। अभी इतनी खराब है और आगे कितनी खराब होगी सोचो, है ना। तो उसका एक ही सोल्यूशन होने वाला है कि बच्चे पैदा करना पॉसिबल नहीं होगा। ये बहुत दर्दनाक मौत लोगों की होगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो, है ना। तो इसको हम कॉन्शियसली रोक सकते हैं, लेकिन ना अपनी गवर्नमेंट इसका कोई इतने सालों में 60 सालों में अपनी गवर्नमेंट ने कभी नहीं सोचा, इंडिया ने, कि इसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। और ना सिटीजन्स इसका सोचते। सिटीजन्स मजबूरी में पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जैसे बड़े बड़े जो शहर है, मुंबई, बेंगलोर वगैरह, वहां पर इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, इतना पॉपुलेशन बढ़ चुका है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब ना करे तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चे को पालना, ठीक है। बच्चे को पालना छोड़ो, घर संभालना ही पॉसिबल नहीं है, इतनी महंगाई बढ़ गई है। तो वहाँ पर 0 चाइल्ड प्रोग्राम वगैरह ऐसी चीज़ें वहाँ के यूथ में आने लग गई है। मतलब द यंग कपल्स लिविंग देयर टेंड नॉट टू रिप्रोड्यूस, क्योंकि दे डू नॉट हैव द टाइम एंड द रिसोर्सेज टू लुक आफ्टर बेबी, ठीक है। तो ये मजबूरी में हुआ है ना, क्योंकि कर ही नहीं सकते। धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे चीज 2 टियर सिटीज में भी आएगी, जैसे नागपुर में, उसके बाद धीरे धीरे चंद्रपुर में भी आएगा। ये प्रॉब्लम होने ही वाला है। लेकिन जब तक ये चीज नागपुर में आएगी तब तक मुंबई और बेंगलोर की क्या हालत हो गई होगी तुम लोग सोचो, ठीक है। तो एक्सट्रीमली खराब कंडीशन है। हम चंद्रपुर में रह के हम ये सोच नहीं सकते। चंद्रपुर में हम बहुत पीसफुली रहते हैं, बढ़िया। मैक्सिमम लोगों के तो इंडिपेंडेंट हाउसेस है आज भी चंद्रपुर में, इतना सारा जंगल है, बढ़िया हरियाली है, ठीक है। 5 मिनट में हम इधर से उधर पहुंच जाते हैं। हमको पॉपुलेशन का सीरियसनेस चंद्रपुर में रह के नहीं समझता है। तो हम बहुत हैप्पी लाइफ जी रहे हैं चंद्रपुर में, पर अगर तुम बाहर निकल के देखोगे तो कंडीशन इज एक्सट्रीमली बैड। इंडिया का कैरिंग कैपेसिटी रीच हो चुकी है, लेकिन पॉपुलेशन अभी भी बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। तो अपना सिग्मॉइड कर्व रीच हो चुका है कब का, ठीक है। तो a population growing in a habitat with limited resources show initially a lag phase followed by phases of acceleration, lag phase then acceleration, ठीक है। and finally an asymptote, asymptote मतलब वो सीधा parallel to the x axis, मतलब stable हो जाना। when the population density reaches the carrying capacity, a plot of n in relation to time t results in a sigmoid curve
दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। कुछ नहीं, साइंटिस्ट का नाम है और कुछ नहीं है, सीधा सीधा अंडरलाइन अपने को करना है। एंड इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, dn/dt इज इक्वल टू Rn k माइनस n अपॉन k। ये वाला, ये है वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, इसको अपने को अंडरलाइन करना है। और 11th वालों को पता है क्या करना है, लिख लेना है उसको। Where n is equal to population density at time t, R is intrinsic rate of natural increase and k is the carrying capacity. Since resources for growth for most animal populations are finite and become limiting sooner or later, the logistic growth model is considered a more realistic one. ठीक है, मतलब वही जो मैं तब से बोल रहा हूँ कि ये वाला है रियलिस्टिक है, ये सिर्फ थ्योरेटिकली अपन बोलते हैं, ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ता ही जाए, वही वो भी बोल रहा है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल मतलब वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इज कंसिडर्ड एज अ मोर रियलिस्टिक वन। गैदर फ्रॉम गवर्नमेंट सेंसस डेटा द पॉपुलेशन फिगर्स फॉर इंडिया इन द लास्ट 100 years, प्लॉट देम एंड चेक विच ग्रोथ पैटर्न इज एविडेंट। ऐसा अपन कुछ कर नहीं सकते, अपन ऐसा करने भी नहीं वाले, अपने को काम धंधे पढ़ाई लिखाई है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, populations evolve to maximize their reproductive fitness, also called Darwinian fitness, that is high R value। जितनी R value ज्यादा उतना हम उस population को ज्यादा fit बोलते हैं। In the habitat in which they live, under a particular set of selection pressures यानी जिंदा रहने का प्रेशर कि क्या क्या मुसीबतें आ रही है जिंदा रहने में। Organisms evolve towards the most efficient reproductive strategy। Some organisms breed only once in their lifetime, जैसे सैल्मन फिश, बाम्बू, अंडरलाइन करेंगे इसको। बाम्बू का तो बताया हुआ है मैंने मॉर्फोलॉजी में, लेकिन सैल्मन फिश इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो फंस जाएंगे। While others breed many times during their lifetime, that is most birds and mammals. Some produce a large number of small-sized offspring like oysters, pelagic fishes, while others produce a small number of large-sized offspring like birds and mammals. अच्छा, ये चीज एनसीईआरटी में दी है तो एक चीज बता देता हूँ, 2 प्रकार की ग्रोथ रहेगी। मैंने इकोलॉजी के किसी चैप्टर में ये पहले बोला भी है रीडिंग के वक्त, फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। आर सिलेक्टेड स्पीशीज एंड के सिलेक्टेड स्पीशीज, ठीक है। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, ये आर सिलेक्टेड स्पीशीज। आर मतलब रेट ऑफ ग्रोथ, इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ। वाइल अदर्स प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग्स, जैसे ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट। यह है के सिलेक्टेड स्पीशीज, मतलब कैरिंग कैपेसिटी। तो इसमें क्या होता है, बहुत कम ऑफस्प्रिंग एडल्टहुड तक पहुंच पाते हैं, और ह्यूमन बींग्स के केस में मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग्स एडल्टहुड तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर सिलेक्टेड स्पीशीज एंड के सिलेक्टेड स्पीशीज। तो इंटू टू अगर करते गए तो इधर भी इंटू 2 होगा, इधर भी इंटू 2 ही होगा, क्योंकि इधर भले ही बहुत सारे बच्चे पैदा किए लेकिन अडल्ट बहुत कम बन पाते हैं। अडल्ट का डेफिनेशन क्या है, जब रिप्रोडक्शन चालू हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अडल्ट, ठीक है। 18 साल 21 साल ये सब डेफिनेशन गवर्नमेंट के है ह्यूमन बींग्स के लिए, वैसा नहीं। बायोलॉजी के भाषा में रिप्रोडक्शन अगर चालू हो गया तो उसको अपन बोलेंगे अडल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे का नंबर कम है, 1-2 ही बच्चे हैं, लेकिन सभी अडल्ट बनेंगे तो वो और 2 बच्चे पैदा करेंगे। इधर बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं लेकिन मैक्सिमम मर जाएंगे, कुछ ही जिंदा रहेंगे, तो वो भी बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे लेकिन कुछ ही जिंदा रहेंगे। तो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो इक्वल टाइप से ही इंटू 2 या इंटू 3 ऐसे ही बढ़ेगी, ठीक है। सो विच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग फिटनेस, मैं अभी बताया कि दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। स्पीशीज के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों आर सिलेक्टेड एंड के सिलेक्टेड स्पीशीज, दोनों स्पीशीज सेम ही स्पीड से बढ़ने वाली है। इकोलॉजी सजेस्ट दैट लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड इन रिलेशन टू द कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट इन विच दे लिव। जहां पर मरने के चांसेस बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, उसमें से एक दो ही जिंदा रहेंगे, वही तो, लेकिन 1-2 ही अपना काम हो जाएगा। जहां पर सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है, दूसरी बात फूड बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि साइज, ठीक है, साइज ज्यादा है ऑफस्प्रिंग का, जैसे एलिफेंट, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, खाना उनको ज्यादा लगेगा तो कम बच्चे पैदा करते हैं, सर्वाइवल के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। 1-2 ही बच्चे पैदा करेंगे लेकिन वो अडल्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो बात एक ही हो गई। तो डिपेंड करता है कि आर सिलेक्टेड रहेंगी कि के सिलेक्टेड स्पीशीज रहेगी, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट इन विच दे लिव।
evolution of life history traits in different species is currently an important area of research being conducted by ecologists. Population interactions. Can you think of any natural habitat on earth that is inhabited just by a single species? Possible ही नहीं है. There is no such habitat and such a situation is even inconceivable. Inconceivable मतलब imagine भी नहीं कर सकते. For any species the minimal requirement is one more species on which it can feed. खाने के लिए तो चाहिए कुछ. Even a plant species which makes its own food cannot survive alone. हमने मिनरल न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म देखा हुआ है ना, वो भी तो स्पीशीज ही है ना मोनेरा की. It needs soil microbes to break down the organic matter in soil and return the inorganic nutrients for absorption. And then how will the plant manage pollination without an animal agent? चलो ये तो भी ठीक है, हवा या पानी के थ्रू कर भी सकते हैं, लेकिन इसका क्या, ये तो जरूरी है. It is obvious that in nature animals, plants and microbes do not and cannot live in isolation but interact in various ways to form a biological community. बताया था मैंने कि अलग अलग populations living in a particular habitat is called as a community. Even in minimal communities, मतलब छोटी छोटी communities में भी as small as a क्या बोलते हैं उसको, पॉन्ड, मतलब मैन मेड पॉन्ड या फिश पॉन्ड, ठीक है, फिश पॉन्ड, या फिर अपने तुम्हारे घरों के गमले जिसमें तुमने पौधे लगा कर रखे, उसमें भी वो भी एक सिंगल स्पीशीज नहीं है, उसके भी सॉइल में अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स है. मेनी इंटरेक्टिव लिंकेजेस एग्जिस्ट ऑल्दो ऑल मे नॉट बी रेडिली अपैरेंट. अपैरेंट मतलब तुमको भले लगे नहीं है करके, तुमको दिखे नहीं, लेकिन है जरूर. इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशंस. इंटरस्पेसिफिक दो स्पीशीज के बीच में, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, वैसे इंटरस्पेसिफिक interaction of populations of two different species. They could be beneficial, ठीक है, detrimental मतलब negative, और neutral मतलब ना फायदा ना नुकसान, neither harm nor benefit to one of the species or both. Assigning a plus sign for beneficial interaction, minus sign for detrimental and 0 for neutral interaction. Let us look at all the possible outcomes of interspecific interactions. अब population interactions कैसे कैसे हो सकते हैं, तो दोनों को फायदा हुआ तो म्यूचुअलिज्म मतलब प्लस प्लस, ठीक है, जैसे लाइकेन, अल्गी एंड फंजाई, या राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स. माइनस माइनस दोनों को नुकसान, कंपटीशन. देखो कंपटीशन से हमेशा नुकसान ही होता है, ठीक है. कंपटीशन की एक ही फूड के लिए दो अलग अलग स्पीशीज लड़ रही है, जैसे गोट भी ग्रास खाती है, गाय भी ग्रास खाती है, ठीक है, कंपटीशन हो रही है. प्रीडेशन मतलब शिकार, जो शिकार कर रहा है उसका फायदा, जिसका शिकार हो रहा है उसका नुकसान, प्लस माइनस. पैरासिटिज्म तो पता ही है, मलेरिया, ये भी अगेन प्रीडेशन के समान ही रहेगा, प्लस माइनस. अपने लिए माइनस, प्लाज्मोडियम के लिए प्लस. कमेंसलिज्म मतलब एक का फायदा दूसरे का ना फायदा ना नुकसान, एंड एमेंसलिज्म मतलब एक का नुकसान दूसरे का ना फायदा ना नुकसान. ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर मतलब सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको एनसीईआरटी ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इसको मैं थोड़ा बोल बोल के एक्सप्लेन करूंगा. बोथ द स्पीशीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म एंड बोथ लूज इन कंपटीशन इन देयर इंटरेक्शंस विद ईच अदर. इन बोथ पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन ओनली वन स्पीशीज बेनिफिट्स, पैरासाइट एंड प्रीडेटर रिस्पेक्टिवली, है ना, पैरासाइट एंड शिकारी, उसको फायदा होगा. एंड द इंटरेक्शन इज डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल यानी नुकसानदायक, टू द अदर स्पीशीज दैट इज होस्ट एंड प्रे रिस्पेक्टिवली. The interaction where one species is benefited and the other is neither benefited nor harmed is called commensalism. In amensalism, on the other hand, one species is harmed whereas the other is unaffected. ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे को पट्टा भी नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है, इसलिए इसके एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट है. प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, द इंटरेक्टिंग स्पीशीज लिव क्लोजली. तुरंत में इसको अंडरलाइन करेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है. प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, द इंटरेक्टिंग स्पीशीज लिव क्लोजली टुगेदर. ठीक है, कंपटीशन के लिए जरूरी नहीं है क्लोजली टुगेदर रहे, ठीक है. प्रीडेशन,
What would happen to all the energy fixed by autotrophic organisms if the community has no animals to eat the plants? अच्छा, अभी ये ना बहुत इजी चीजें है जो तुमने 8वीं 9वीं से पढ़ी हुई है, ऐसी ही चीजें है, लेकिन एक एक लाइन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है. ध्यान से सुनेंगे, जब भी मैं बोलूँ अंडरलाइन करना है, तुरंत उसको अपने कॉपी में लिख लेना है. ठीक है. You can think of predation as nature's way of transferring to higher trophic levels the energy fixed by plants. मैंने क्या बताया था, एक एक चीज अपने को लिख लेनी है कॉपी में, जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ अंडरलाइन करना है करके, ताकि जब भी इकोलॉजी पढ़ने का समय आए सीधा उतने पॉइंट्स पढ़ लो. अंडरलाइन करने से बेटर तरीका है. ठीक है, क्योंकि अंडरलाइन में एक एक चीज जब अपन एनसीईआरटी खोलते हैं तो ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, इच्छा होती है. तुमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के रखे रहेंगे कॉपी में, उतने पढ़ लोगे फटाफट तो तुरंत रिवाइज करने में आसान होगा. ठीक है. यू कैन थिंक ऑफ प्रिडेशन एज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक. ट्रॉफिक यानी क्या बताया था, एनर्जी का ट्रांसफर है ना. पोरीफेरा में ट्रोफोसाइट्स, बराबर. और भी कहीं पर ट्रॉफिक वर्ड आया था अभी पिछले चैप्टर में, जब तब भी मैंने बोला था ट्रॉफिक इज द एडजेक्टिव ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. ट्रॉफिक लेवल्स प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर एंड सो ऑन. द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट्स. When we think of predator and prey, most probably it is the tiger and the deer that readily comes to our mind. But a sparrow eating any seed is no less a predator. तुरंत इसको अंडरलाइन करेंगे. हर्बीवोर्स भी प्रीडेटर ही है, बस एक गाय या भैंस या गोट या शीप है ना, या डियर, कुछ भी अगर पत्तियां खा रहे, ग्रास खा रहे, तो अपने को दिखता नहीं है शिकार कर रहे करके, क्योंकि वो जो प्लांट्स है वो भाग नहीं सकते. इसलिए अपने को सिर्फ शेर जब डियर को खाता है वही शिकार लगता है, लेकिन ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ये भाग नहीं पा रहे प्लांट्स, लेकिन एक्चुअल में ये भी तो शिकार ही है, ये भी तो शिकार है ना. तुरंत में इसको अंडरलाइन करेंगे. ऑल्दो एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड सेपरेटली एज हर्बीवोर्स, दे आर इन अ ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीडेटर्स. ठीक है, मैं तो क्लास में हमेशा बोलता ही हूँ कि हम चोर है. जब भी मैं तुमको पूछता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम में या रेस्पिरेशन में वगैरह या किसी अलग चीज में कि आज क्या खाकर आए, तुम बोलते हो कि रोटी सब्जी खाकर आए, तो मैं बोलता हूँ तुमने चोरा है कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम व्हीट प्लांट, बराबर है. तो अपन भी तो प्रीडेटर्स ही है, हमेशा ही बोलता हूँ मैं क्लास में, वी आर ऑल्सो प्रीडेटर्स, ध्यान रखेंगे. बिसाइड्स एक्टिंग एज कंडुइट्स. कंडुइट यानी मतलब कंडक्शन के यूनिट्स, मतलब पाइप्स, सीधा सीधा. कंडुइट मतलब पाइप. फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल्स, predators play other important roles. They keep prey populations under control. But for predators, prey species could achieve very high population. But for predators, English समझो. But for predators मतलब predators के लिए, ऐसा नहीं है. But for predators, prey species could achieve very high population densities and cause ecosystem instability. मतलब अलग ही प्रकार की इंग्लिश है, मतलब एक इंग्लिश यूजेज है. बट लगाया है अगर फॉर के पहले, तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रीडेटर्स के लिए प्रे स्पीशीज अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन. नो, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि प्रीडेटर्स अगर नहीं रहे, ठीक है, तो प्रे स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड कॉज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी. ठीक है. बट फॉर अ टीचर द स्टूडेंट्स विल नॉट कीप क्वाइट. ठीक है. बट फॉर अ होमवर्क द स्टूडेंट्स विल नॉट स्टडी एट होम. बट फॉर प्रीडेटर्स द हर्बीवोर पॉपुलेशन विल इंक्रीज ट्रिमेंडसली. ऐसा एक ग्रामर का एक टिपिकल यूजेज है ये बट फॉर वाला, तो ये वो वाला यूजेज है. ठीक है. फॉर को अपन ने के लिए ऐसा इमेजिन नहीं करना है. बट फॉर प्रीडेटर्स मतलब प्रीडेटर्स के लिए ऐसा इमेजिन हमको इस लाइन को नहीं करना है. ठीक है. कहाँ गया? हाँ. वेन सर्टन एक्सोटिक, एक्सोटिक यानी स्पेशल, जो सिर्फ किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं. स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ ज्योग्राफिकल एरिया, दे बिकम इन्वेजिव. है ना, ये अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. इन्वेजिव एलियन स्पीशीज एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रीडेटर्स. बराबर है. जिस जगह पे वो चले गए उस जगह पे उनको खाने वाले कोई है ही नहीं, है ना, क्योंकि वो वहां के नेचुरल ऑर्गेनिजम्स ही नहीं है, तो वहां पर पूरा क्या कहेंगे हम, तबाही फैला देते हैं. ठीक है. द प्रिकली पियर कैक्टस, अंडरलाइन करेंगे इसको.
इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920s कॉज्ड हैवॉक, हैवॉक यानी तबाही, बाय स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टर्स ऑफ रेंजलैंड, क्योंकि इनको खाने वाला जो भी स्पीशीज होगा वो ऑस्ट्रेलिया में रहेगा ही नहीं, उनके ओरिजिनल जगह पे रहेगा इनका प्रीडेटर। ऑस्ट्रेलिया में इनका प्रीडेटर रहेगा ही नहीं, क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म इसको खाने के लिए अडेप्ट ही नहीं हुआ रहेगा, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के स्पीशीज ही नहीं है। लेकिन वो वहां पर आ गए तो अब वो तो स्प्रेड होते जाएंगे, क्योंकि उनको कोई खाएगा ही नहीं, कोई प्रीडेटर ही नहीं रहेगा उनका। फाइनली द इन्वेजिव कैक्टस वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर कैक्टस फीडिंग, कैक्टस ईटिंग प्रीडेटर दैट इज अ मॉथ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंट्री, मतलब ऑस्ट्रेलिया। तब कहां फिर उसका पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल आया। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसमें हमने पेस्टिसाइड या वीडिसाइड वगैरह नहीं डाला, बायोलॉजी की मदद से कंट्रोल किया। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रीडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। तो किसानों के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज है बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो प्रीडेटर्स देखो कितने इंपॉर्टेंट है ना। Predators also help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species. थोड़ा गोट को खाएगा, थोड़ा गाय को खाएगा, तो गाय का भी पॉपुलेशन कम होते जाएगा, गोट का भी पॉपुलेशन कम होते जाएगा, तो उन दोनों के बीच की कंपटीशन भी कम होते जाएगी। ये भी एक प्रीडेटर का फायदा है, ऐसा वो बोल रहा है। इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश कॉल्ड पिसेस्टर, पिसेस्टर ये स्टारफिश का साइंटिफिक नेम है, याद रखना आसान है। मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज है ये स्टारफिश की, अलग अलग प्रकार के स्टारफिश रहते हैं। ठीक है, अपन ने तो स्टारफिश को एनिमल किंगडम में एस्टेरियास बोला हुआ है। ठीक है, ये पिसेस्टर कोई अलग स्पीशीज है, याद रखना इजी है। एस्टर है ना इसमें, एस्टर मतलब स्टार, तो याद रह जाएगा। पिसेस्टर इज एन इम्पोर्टेंट प्रीडेटर इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिश वर रिमूव्ड फ्रॉम एन एनक्लोज्ड एरिया। ठीक है, थोड़े एरिया से स्टारफिश को पूरा हटा दिया साइंटिस्ट लोगों ने, तो मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर बिकॉज ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। तो उन इनवर्टिब्रेट्स को खाने वाले स्टारफिश को हटा दिया, तो उन इनवर्टिब्रेट्स का पॉपुलेशन बढ़ते गया, और इतना बढ़ते गया कि उनका एक दूसरे में कंपटीशन हो गया बहुत ज्यादा, और वो इनवर्टिब्रेट्स ही एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। अगेन इससे अपने को दिखता है कि हाउ मच predation and predators are important. ठीक है, if a predator is too efficient and over exploits its prey, ज्यादा ही अगर फालतू फुकट शिकार करने लग गया टाइम पास के लिए, जैसे ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, then the prey might become extinct and following it. अगर prey extinct हो गया, जहां हिरन दिखा वहां पर मारते गया अगर टाइगर हिरन को, भूख नहीं भी लगी होगी तो हिरन एक्सटिंक्ट हो गया अगर, तो फिर क्या होगा? The predator will also become extinct फॉर लैक ऑफ फूड, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड। फिर वो क्या खाएगा, है ना। अगेन ह्यूमन बींग्स को ये चीज नहीं समझती है, एनिमल्स को समझता है, लेकिन एनिमल्स आर प्रूडेंट, प्रूडेंट यानी भविष्य की चिंता करने वाले। एनिमल्स ऐसे ह्यूमन बींग्स के समान बेवकूफी नहीं करते हैं। दिस इज द रीजन वाई प्रीडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट। अपन बोलते हैं ना प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई की एक एड आती थी पहले टीवी पे प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की, अभी आती है क्या पता नहीं। प्रूडेंट का मतलब रहता है फ्यूचर की चिंता करना। ठीक है, प्रे स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंसेस टू लेसन, मतलब कम करना, द इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेशन। प्रे स्पीशीज भी अब तरीके तो निकालते हैं प्रीडेशन से बचने के लिए, उनको अपनी जान तो बचानी है। सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड, क्रिप्टिकली मतलब अपने बैकग्राउंड में छुप जाना। ठीक है, सीक्रेट, उसको बोलते हैं कैमोफ्लाज। ठीक है, जैसे तुमने ग्रास हॉपर को देखा होगा, एकदम ग्रीन कलर का रहता है और उसका शरीर भी ग्रास के पत्तियों के समान रहता है। तो जब घास में ग्रास हॉपर रहता है ना, क्रिकेट, तो अपने को समझ में नहीं आता है कि वहां पर है। या फिर तुमने स्टिक इंसेक्ट भी देखा होगा, स्टिक्स के समान दिखता है, अपने को ऐसे लगता है कि स्टिक्स गिरी हुई है जमीन पे। या एक लीफ इंसेक्ट रहता है जो सूखी पत्तियों के समान उसका शरीर रहता है, अपने को लगता है जमीन पे सूखी पत्ती गिरी है। ठीक है, ब्लेंड हो जाना अपने एनवायरमेंट में, उसको बोलते हैं कैमोफ्लाज। टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रीडेटर, सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रीडेटर्स। ठीक है, द मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर, अंडरलाइन करेंगे इसको, तुरंत में इसको अंडरलाइन करेंगे। उसका प्रीडेटर है बर्ड। ठीक है, तो मोनार्क बटरफ्लाई क्या रहता है, बहुत गंदा रहता है, कड़वा रहता है, तो बर्ड्स उसको अवॉइड करते हैं खाना।
because of a special chemical present in its body. Interestingly, the butterfly acquires this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed. तुरंत इसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है. For plants, herbivores are the predators. Nearly 25% of all insects are known to be phytophagous, feeding on plant sap or and other parts of plants. ये मैंने बताया था, मेल मस्कीटोज प्लांट सैप खाते हैं, है ना. एसेंट ऑफ सैप वाला सैप है ये. द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीवियर फॉर प्लांट्स बिकॉज अनलाइक एनिमल्स दे कैनॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स. अभी मैंने बोला ना कि शेर अगर हिरन का शिकार कर रहा है तो वो हम तुरंत मानने को तैयार हो जाते हैं कि प्रीडेशन है, लेकिन स्पैरो ईटिंग सीड अपने को प्रीडेशन मानने को हम तैयार नहीं रहते, क्योंकि अपने को वहां पर ऐसे प्लांट्स भागते हुए नहीं दिखते, लेकिन एक्चुअल में वो प्रीडेशन ही है. अपन ने पिछले जगह पर वो पिछले पेज पे वो अंडरलाइन किया है. Plants therefore have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defenses against herbivores. Thorns, again गलती किया एनसीईआरटी ने, it should be spines, are the most common morphological means of defense. Many plants produce and store chemicals that make the herbivore sick when they are eaten, inhibit feeding or digestion. ठीक है, disrupt its reproduction or even kill it. Basically ये अलग अलग तरीके दिए हैं इनहिबिट फीडिंग डाइजेशन. ये वो कहने का तात्पर्य ये उसका कि वो मर सकते हैं, मतलब पॉइजनस चीजें वो रिलीज करते हैं, ठीक है. मेनी प्लांट्स. यू मस्ट हैव सीन द वीड कैलोट्रोपिस. कैलोट्रोपिस क्या है, अभी थैंक्स टू मॉर्फोलॉजी हमको मालूम है ना. कैलोट्रोपिस कहाँ पर आ रहा था. कैलोट्रोपिस अपोजिट डेक्यूजेट का एग्जाम्पल था कैलोट्रोपिस, है ना. फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में ट्रांसलेटर एपरेटस, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, ठीक है. और कैलोट्रोपिस कहाँ एग्जाम्पल था, मल्टीपेरस साइम, उसका भी एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, है ना. साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में, तो वही वाला अपना कैलोट्रोपिस. ग्रोइंग इन अबेंडेंट फील्ड्स. द प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कार्डियक मतलब हार्ट को इम्पैक्ट करने वाले. एंड दैट इज वाई यू नेवर सी एनी कैटल और गोट्स ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट. किसने पढ़ाया उनको, ये किसी ने नहीं पढ़ाया, जेनेटिक बिहेवियर है. A wide variety of chemical substances that we extract from plants on a commercial scale, like nicotine in tobacco, caffeine in coffee, है ना, क्विनाइन, वही अपना मलेरिया का दवाई वाला क्विनाइन, ठीक है, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वाला वही वाला क्विनाइन. स्ट्रिक्नाइन का क्या यूज है मेरे को पता नहीं. ओपियम यानी हेरोइन, ठीक है, वो पॉपी प्लांट वाला. मॉर्फिन that is opiates are produced by them actually as defenses against grazers and browsers. सेकेंडरी मेटाबॉलिक्स है ये सब, ठीक है. तो प्रीडेशन अपने को समझ में आ रहा है. प्रीडेशन था प्लस माइनस. अभी हम बढ़ते हैं कंपटीशन की तरफ, विच इज माइनस माइनस. When Darwin spoke of the struggle for existence and survival of the fittest in nature, he was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution. अंडरलाइन करेंगे इसको. इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि अकॉर्डिंग टू डार्विन विच इज अ पोटेंट फोर्स, ठीक है. एक स्टूडेंट ने अभी एक हफ्ता पहले मेरे को पूछा था, उसमें इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी था और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी था. तो एक्चुअली तो दोनों पोटेंट फोर्स है, ठीक है. इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी और इंटर स्पेसिफिक भी, लेकिन एनसीईआरटी ने इंटर स्पेसिफिक को क्या बोला है कि डार्विन वॉज कन्विंस्ड दैट इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. It is generally believed that competition occurs when closely related species compete for the same resources that are limiting, but this is not entirely true. Firstly, totally unlimited species, ठीक है, ये आगे का तो पढ़ते हैं अपन, लेकिन पहले तुम इसको अंडरलाइन कर लेंगे. इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऐसा डार्विन बिलीव करता था. तो अगर वैसा क्वेश्चन आया और उसमें इंट्रा और इंटर दोनों ऑप्शंस है, तो हम प्रीफर करेंगे इंटर को, ठीक है. तो वो तो बाकी जो फ्रेशर्स है उनको तो इवोल्यूशन में अपन देखेंगे, तुम लोग चिंता मत करो. बाकी रैंकर्स और जिनका इवोल्यूशन हो चुका है उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है. तो छोड़ो ये चीज, अभी अपन बढ़ते हैं फर्दर अपना इकोलॉजी की तरफ. फर्स्टली
टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कुड ऑल्सो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, मतलब वो क्या बोल रहा है कि हमेशा ऐसा जरूरी थोड़ी है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ही कम्पीट करेंगे सेम रिसोर्सेज के लिए। अनरिलेटेड स्पीशीज, दूर की स्पीशीज है बहुत, जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, पूरी फैमिली अलग है, जीनस अलग है, ऑर्डर अलग है, ऐसे भी स्पीशीज एक दूसरे के साथ कम्पीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लैमिंगोज, टीवी पे कंटिन्यूसली न्यूज आ रही है कि मुंबई में, नवी मुंबई में बहुत सारे फ्लेमिंगोज आ रहे हैं, पिंक कलर के जो रहते हैं, है ना। अपन ने वो बीबीसी वाला जो वीडियो देखा था उसमें भी फ्लेमिंगोज थे। तुरंत तुम लोग कभी भी आज तक या न्यूज़पेपर पे या गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, विजिटिंग फ्लेमिंगोज इन नवी मुंबई। ह्यूमन पॉपुलेशन के कारण फ्लेमिंगोज का पॉपुलेशन काफी कम हो गया था, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण रास्तों पे ह्यूमंस नहीं है, तो फ्लेमिंगोज का अमाउंट नवी मुंबई में बढ़ते जा रहा है। ये उन्हीं फ्लेमिंगोज की बात चल रही है, ठीक है। Some shallow American lakes visiting flamingos and resident fishes compete for their common food। अब ये विजिटिंग है, मतलब बाहर से आए हुए, जैसे भरतपुर में साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये फ्लेमिंगोज भी कहीं दूसरी जगह से विजिट करने के लिए आए हैं, सिर्फ कुछ समय के लिए, परमानेंटली वहां पर नहीं रहते हैं। तो वो फ्लेमिंगोज और रेसिडेंट फिशेस, मतलब वहां की जो ओरिजिनल फिशेस है, दे कम्पीट फॉर देयर कॉमन फूड, दैट इज द जू प्लैंक्टन इन द लेक। सेकेंडली, रिसोर्सेस नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर। ये पहली चीज, ये टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज है तो भी कंपटीशन हो रही है ना, अंडरलाइन करेंगे। डार्विन को जैसे लगता था कि सिर्फ क्लोजली, सॉरी डार्विन छोड़ो, जैसा डार्विन ही नहीं, हर कोई, हम लोग भी, तुम भी, मैं भी, ये जनरली बिलीव करते हैं कि सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में ही कंपटीशन होगी। ऐसा नहीं है, डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज में भी कंपटीशन हो सकती है, जैसे फ्लेमिंगोज एंड फिश। ये पहली चीज। दूसरा, रिसोर्सेस नीड नॉट बी लिमिटिंग, मतलब रिसोर्सेस हमेशा कम ही रहने चाहिए कंपटीशन होने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत पर्याप्त अमाउंट में फूड अगर अवेलेबल रहा तो भी कंपटीशन हो सकती है। इन इंटरफेरेंस कंपटीशन, ध्यान से पढ़ेंगे, द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species। ठीक है, यहाँ पर रिसोर्सेस कम नहीं है, रिसोर्सेस अच्छे खासे है, लेकिन फिर भी दूसरी स्पीशीज के इंटरफेरेंस के कारण किसी एक स्पीशीज का जो फीडिंग का, खाने का जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो सकता है, ठीक है, इवन इफ रिसोर्सेस आर अबंडेंट। Therefore, competition is best defined as a process in which the fitness of one species, which is measured in terms of its R, that is the intrinsic rate of increase, is lower, significantly lower in the presence of another species। ठीक है, तो किसी का अगर इंट्रिंसिक, यार खाने की अगर फीडिंग एफिशिएंसी कम हो गई तो खाना नहीं मिलेगा तो डेथ होगी, है ना, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, एनर्जी नहीं रहेगी स्पीशीज के पास, ठीक है, उस ट्रॉफिक लेवल पे उस पर्टिकुलर स्पीशीज में एनर्जी नहीं रहेगी तो डेफिनेटली उसका आर तो घटेगा। तो अगर आर घट रहा है, सिग्निफिकेंटली घट रहा है, नजर में आने लायक घट रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज, तो अपन बोलेंगे कि इंटरफेरेंस कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, पढ़ लो एक बार खुद से, सेकंडली से लेकर एक बार खुद से पढ़ लेंगे। ठीक है, और इसको भी अंडरलाइन करेंगे। ये कंपटीशन का जो बेस्ट डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो अगर अच्छा खासा कम होता है दूसरे स्पीशीज के कारण, तो अपन बोलेंगे कि दोनों में कंपटीशन हो रहा है। इट इज रिलेटिवली इजी टू डेमोन्स्ट्रेट इन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एज गॉस एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट डिड। व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, द कंपिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर स्पीशीज, but evidence for such competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive। conclusive मतलब conclude करने लायक नहीं है। strong and persuasive मतलब persuade करने लायक, पटने लायक। circumstantial evidence does exist however in some cases, लेकिन कुछ strong और पटने लायक evidence अपने को नेचर में भी मिलता है। ठीक है, क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि लैब, अब कंपटीशन तो हो रही है, कंपटीशन क्या है उसका डेफिनेशन तो हमने दे दिया, ठीक है, कंपटीशन तो हो रही है,
लेकिन कंपटीशन के कारण क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग स्पीशीज रहेगी वो वीक वाले स्पीशीज को डिस्ट्रॉय कर देगी, है ना। ऑफकोर्स कोई तो भी एक स्पीशीज जीतेगी। तो ऐसा होता है, ये लैब में प्रूव करना तो बहुत आसान है, लेकिन नेचर में अपने को इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल रहा था। पर गॉस जैसे कुछ साइंटिस्ट ने जिन्होंने नेचर में जाके रिसर्च किया, इकोलॉजिस्ट लोगों ने, उन्होंने ऐसे कुछ एविडेंस अपने को नेचर में दिया जिससे अपने को लगा कि नहीं नहीं सही बात है, एक्सक्लूजन हो रहा है, एक्सक्लूजन यानी खत्म होना, एक स्पीशीज के कारण दूसरी स्पीशीज एक्सक्लूड आउट हो रही है। ऐसा सिर्फ लैब में ही नहीं, नेचर में भी होता है। कुछ स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव एविडेंस अपने को मिला है। ठीक है, क्या मिला है? तो एबिंगडन टॉर्टोइज नाम की एक स्पीशीज है टॉर्टोइज की, गैलापागोस आइलैंड्स पे। इट बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड, डिकेड यानी 10 years का समय, आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द आइलैंड अपेरेंटली ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग, ब्राउजिंग यानी वो इंटरनेट पे करते वो वाला नहीं, घास खाना, ब्राउजिंग एनिमल्स, एफिशिएंसी ऑफ द गोट्स। ऑफकोर्स यार टॉर्टोइज की स्पीड अपने को पता है कितनी स्लो है, और गोट्स की स्पीड कितनी ज्यादा रहेगी टॉर्टोइज के कंपैरिजन में। तो गोट्स जल्दी घास खाएंगे, टॉर्टोइज को नहीं मिलेगा तो टॉर्टोइज भूख से मारे जाएंगे, है ना। कॉमन सेंस की बात है। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली देखा गया है गैलापागोस आइलैंड्स पे। ठीक है, अनदर एविडेंस फॉर द अकरेंस ऑफ कंपटीशन इन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। ठीक है, तो गॉस ने क्या दिया है? गॉस का तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था कि दो स्पीशीज अगर लड़ रही है एक दूसरे से तो जो स्ट्रांग वाली स्पीशीज है वो जीत जाएगी और वीकर स्पीशीज एक्सक्लूड हो जाएगी। ठीक है, ये वो गॉस वाली चीज अलग है, ये एक कॉम्पिटिटिव रिलीज नाम की कंसेप्ट है। ये क्या बोलता है कि अ स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज इज फाउंड टू एक्सपांड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब वो इधर उधर फैलने लगेगा अगर कंपटीशन बढ़ने लग गई तो, ड्रामेटिकली व्हेन द कंपीटिंग स्पीशीज इज एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड। सॉरी उल्टा बोला मैंने। अगर कंपटीशन हट गया तो क्या होगा, जो वीकर स्पीशीज है उसका पॉपुलेशन बढ़ने लगेगा और वो और दूसरे एरियाज में फैलने लगेगा। ठीक है, a species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed। ठीक है, अब कंपटीशन हट गया तो वीकर स्पीशीज का पॉपुलेशन बढ़ने लगेगा और वो इधर उधर फैलने लगेगा। ठीक है, स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया से फाउंड टू एक्सपांड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। ठीक है, इस चीज को प्रूव किया गया है बाय साइंटिस्ट नेम्ड एज कॉनेल। उसके एक्सपेरिमेंट का नाम है एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। अब ये एक्सपेरिमेंट का नाम नहीं है वैसे, एलिगेंट मतलब स्टाइलिश। ठीक है, बहुत अच्छे से किया गया। ठीक है, लेकिन अपन इसको कॉनेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट्स ही बोलेंगे। उसके एक्सपेरिमेंट का नाम नहीं है लेकिन अपन ऐसा ही बोलेंगे क्योंकि क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कॉनेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट्स शोड that on the rocky sea coasts of Scotland, the larger and competitively superior barnacle, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है बैलेनस, dominates the intertidal area and excludes the smaller barnacle Cathamelus from that zone। ठीक है, दोनों barnacle की स्पीशीज है लेकिन बैलेनस उसमें से बड़ा है और कैथामेलस उसमें से छोटा है। याद रखना बहुत इजी है। तो बैलेनस जीतेगा, कैथामेलस हारेगा। In general, herbivores and plants appear to be more adversely affected by competition than carnivores। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर्बीवोर्स का पॉपुलेशन अगर मतलब कार्निवोर्स अगर कम हो गए तो सीधा हर्बीवोर्स इम्पैक्ट होंगे, है ना, उनका कंपटीशन बढ़ेगा। और कार्निवोर्स अगर ज्यादा रहे तो भी हर्बीवोर्स के बीच में कंपटीशन होगी कि कार्निवोर से बच के कौन पहले खाना खा लेता है, कौन अपनी जान बचाता है ना। तो कुछ भी हो जाए हर्बीवोर्स तो इम्पैक्ट होंगे ही। सो दे आर मोर एडवर्सली इफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर्स। ठीक है, इसको तुरंत में अंडरलाइन करेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। बैलेनस डोमिनेंट है, कैथामेलस रिसेसिव है। ठीक है, बी फॉर बड़ा, सी फॉर छोटा, याद रखने में आसान है। फिर गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो मैंने बोला, Gauss's competitive exclusion principle states that
टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेस कैनॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। मतलब कंपटीशन होते जा रही है और जीते जा रहे हंसी खुशी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। द कंपिटिटिवली इंफीरियर मतलब जो वीकर स्पीशीज है विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेस आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज। रिसोर्सेस अगर लिमिटिंग होंगे तो ऐसा होगा, लेकिन रिसोर्सेस अगर लिमिटिंग नहीं होंगे तो क्या होगा, कंपटीशन जरूर होगी लेकिन सीधा सीधा वो एक्सक्लूड आउट नहीं हो जाएगा। More recent studies do not support such gross generalizations about competition. While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, they point out that species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion. क्या बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि गॉस ने बोला कि अगर दो लड़ने वाली स्पीशीज होगी, दो कंपीटिंग स्पीशीज होगी सेम रिसोर्स के लिए, तो वीकर स्पीशीज एक्सक्लूड हो जाएगी। ठीक है, फिर एनसीईआरटी बोलते हैं लेकिन रिसोर्सेज अगर बहुत ज्यादा होंगे तो कंपटीशन जरूर होगा, लेकिन एक्सक्लूड आउट होना थोड़ी बड़ी बात हो गई, खत्म ही हो गई इंफीरियर वाली स्पीशीज, इतना ज्यादा माहौल भी नहीं होगा, ऐसा एनसीईआरटी बोल रही है। ठीक है, दूसरा एनसीईआरटी बोल रही है कि जनरलाइज कर लेना गलत बात है कि यार वीकर वाली स्पीशीज हमेशा एक्सक्लूड आउट हो जाएगी। वीकर वाली स्पीशीज भी तो टक्कर देगी ना यार, वीकर स्पीशीज भी तो लड़ेगी खुद को बचाने के लिए। ठीक है, जैसे वो अकेशिया ट्री और जिराफ वाला एग्जांपल लॉस्ट वर्ल्ड नॉवेल में जो माइकल क्राइटन ने दिया है कि अकेशिया ट्रीज लंबे हो गए ताकि जेब्रा टाइप के, हॉर्स टाइप के एनिमल्स उनको ना खा पाए, तो जेब्रा टाइप के एनिमल्स ने अपनी नेक्स लंबी कर लिया ताकि उनका मुंह लीव्स तक पहुंच पाए। तो अकेशिया ट्रीज ने क्या किया, पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज, स्पाइन्स इवॉल्व कर लिए। तो ये जो जेब्रा और हॉर्स टाइप की स्पीशीज थी जिन्होंने अपनी नेक को लंबा कर लिया था, अभी जिनको हम जिराफ बोलते हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी टंग को लंबा कर लिया ताकि उन थॉर्न्स या स्पाइन्स के बीच में से अपनी टंग ले जाकर अच्छे से बराबर पत्तियां तोड़कर उसको खा सके, है ना। तो कोई भी स्पीशीज को मुसीबत जब फेस होती है तो वो स्पीशीज उससे लड़ती है, इवॉल्व होती है, तुरंत एक्सक्लूड हो जाती है। ऐसा बोलना इवोल्यूशन की बेइज्जती करना है, ऐसा मॉडर्न साइंटिस्ट बोलते हैं। तो गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत ज्यादा जनरलाइज चीज है, इवोल्यूशन की बेइज्जती है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इतना इजीली जनरलाइज नहीं करना चाहिए, इवन दो इट इज ट्रू। ठीक है, एक्सक्लूड होंगी स्पीशीज, ऐसा नहीं है, एबिंगडन टॉर्टल हुए ना एक्सटिंक्ट, ठीक है, लेकिन हर केस में ऐसा होगा, ऐसा बोलना गलत बात है, ये बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, ऐसा एनसीईआरटी बोल रही है। ठीक है, फिर से पढ़ता हूं वो सेम चीज। देखो, Gauss's exclusion principle states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually. This may be true if resources are limiting but not otherwise. More recent studies do not support such gross generalizations. जनरलाइजेशन है कि होगा ही, जनरलाइज बोल दिया सीधा, है ना, एबिंगडन टॉर्टोइस के स्टडी से, ऐसा नहीं है, गलत बात है। While they do not rule out the occurrence of interspecific competition, है ना, रिसेंट स्टडीज ये नहीं बोल रहे कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन नहीं होता है, वो होता है, बट दे पॉइंट आउट दैट स्पीशीज फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म्स दैट प्रमोट कोएग्जिस्टेंस रादर देन एक्सक्लूजन। ठीक है, एक्सक्लूजन ही हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों स्पीशीज सर्वाइव कर रही है ऐसा भी हो सकता है, कोऑपरेशन भी हो सकता है उनके बीच में। वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स मतलब फूड, उसको पार्टीशन कर देना कि आधा तेरा आधा मेरा, तो दोनों स्पीशीज सर्वाइव कर पाएंगे। इफ टू स्पीशीज compete फॉर द सेम रिसोर्स दे कुड अवॉइड कॉम्पिटिशन बाय चूजिंग, फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग और डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न्स। डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग मतलब एक नॉक्टर्नल रहेगा, एक डायurnal रहेगा। नॉक्टर्नल मतलब रात में शिकार करने वाला, डायurnal मतलब दिन में शिकार करने वाला, ऐसा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने भी आगे दिया है। मैक आर्थर नाम के साइंटिस्ट ने showed that 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging. foraging है ना, वही शिकार करने के लिए निकलना, घूमने फिरने के लिए निकलना, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज, तो इसको हम बोलेंगे रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ट्रू है,
होती है एक्सक्लूड स्पीशीज, नो डाउट। कंपटीशन तो बिल्कुल होता है 100%, लेकिन इस चीज को जनरलाइज कर देना गलत बात है। ठीक है, इस चीज को जनरलाइज कर देना गलत बात है। कभी कभी रिसोर्स पार्टीशनिंग भी हो सकता है। वीकर स्पीशीज इवॉल्व होके स्ट्रॉन्गर स्पीशीज से ज्यादा पावरफुल हो गई, ऐसा भी हो सकता है। वो डायनामिक चीज है, ये स्टैटिक नहीं है ना। थोड़ी देर पहले स्टैटिक बोला था ना अपन ने, स्टैटिक मतलब जो मूव नहीं होता, लेकिन ये पॉपुलेशन जो है, कम्युनिटी जो है, इकोसिस्टम जो है, ये बहुत डायनामिक चीज है। अपन चीजों को, किसी भी कंसेप्ट को जनरलाइज नहीं कर सकते, ऐसा एनसीईआरटी बोल रही है। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन डेटा काफी सारा है प्रिडेशन में और कंपटीशन में। तो ये पूरा प्रिडेशन का और कंपटीशन का डेटा हमको याद रहना चाहिए। बैलेनस, कैथेबैलस, अबिंगडन टॉर्टोइज, गोट। ठीक है, मैक आर्थर ने किसके ऊपर स्टडी किया है, तो वार्बलर्स के ऊपर, विच इज नथिंग बट बर्ड। ठीक है, ये ऐसे। फिर वो कैलोट्रोपिस में क्या है, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जिसके कारण प्रीडेटर्स उसको खाते नहीं है। काफी सारा डेटा है। मोनार्क बटरफ्लाई कड़वा लगता है इसलिए उसको बर्ड्स नहीं खाते हैं। ठीक है, सब डेटा अपने को याद रहना चाहिए। प्रीडेटर्स की खासियत क्या है, एक तो कंडुइट्स है और दूसरा वो प्रूडेंट है ना। अ स्पैरो ईटिंग अ सीड इज ऑल्सो अ प्रीडेटर। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, ये सब हमको याद रहना चाहिए एकदम स्ट्रिक्टली। ठीक है, सब लिख लेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें अलग से एक कॉपी में। नीट के 1 दिन पहले 2 दिन पहले तुम सिर्फ वो कॉपी पढ़ लो, फटाफट रिवीजन हो जाएगा इकोलॉजी का। अच्छा खासा वेटेज है इकोलॉजी का। पूरा एनसीईआरटी पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए बोल रहा हूं अभी से उसको एक कॉपी में लिख लो, स्पेशली फ्रेशर्स। ठीक है, बढ़ते आगे पैरासिटिज्म की तरफ। कंसिडरिंग दैट द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ एंश्योर्स फ्री लॉजिंग, लॉजिंग यानी रहना, होटल्स में रेस्टोरेंट एंड लॉजिंग बोलते हैं, लॉज वैसा, एंड मील्स, फुकट का खाना है ना, मस्त फ्री। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासिटिज्म हैज इवॉल्व्ड इन सो मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स फ्रॉम प्लांट्स टू हायर वर्टिब्रेट्स। प्लांट्स में पैरासिटिज्म बिल्कुल, हॉस्टोरिया, कस्कोटा रिफ्लेक्सा, अमरबेल डॉडर, पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक रूट्स। Many parasites have evolved to be host specific, that is they can parasitize only a single species of host in such a way that both host and the parasite tend to co-evolve. That is, the host evolves special mechanisms for rejecting or resisting the parasite, then the parasite has to evolve mechanisms to counteract and neutralize them in order to be successful with the same host species. इसको co-evolution बोलेंगे कि पैरासाइट से बचने के लिए होस्ट ने कुछ तो भी किया, फिर वो होस्ट को पैरासिटाइज कर पाने के लिए पैरासाइट ने कुछ तो भी किया, फिर पैरासाइट से बचने के लिए होस्ट ने कुछ तो भी किया, फिर होस्ट से बचने के लिए पैरासाइट ने कुछ तो भी किया। को-इवोल्यूशन। तो पैरासिटिज्म के कारण को-इवोल्यूशन, इवॉल्व मतलब को-इवोल्यूशन विल टेक प्लेस। एक के कारण इसका इवोल्यूशन, इसके कारण इसका इवोल्यूशन, इसके कारण इसका, इसके कारण इसका, ऐसा। ठीक है, जैसे अकेशिया और जिराफ का एग्जाम्पल दिया वैसे। तो ये अंडरलाइन कर लेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि को-इवोल्यूशन अपने को किस केस में दिखेगा। ठीक है, तो आंसर रहेगा पैरासिटिज्म में। अब देखो, जिराफ और अकेशिया ट्री वाला एग्जांपल प्रीडेशन का था और उसमें को-इवोल्यूशन अपने को दिखा है, लेकिन एनसीईआरटी ने को-इवोल्यूशन सिर्फ पैरासिटिज्म में बोला है, तो हम उसको सिर्फ पैरासिटिज्म में कंसिडर करेंगे, तुरंत में इसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, नीट के हिसाब से अपने को को-इवोल्यूशन सिर्फ पैरासिटिज्म के लिए कंसिडर करना है। In accordance with their lifestyles, parasites evolve special adaptations such as the loss of unnecessary sense organs, है ना, टीनिया सोलियम, अपने प्लेटियल मीन्स, एस्केरिस, एस्केलमिंथेस, इनमें ना आंखें रहते हैं ना कान रहते, क्या करना है, शरीर के अंदर फुकट में रहना है ह्यूमन बीइंग के, है ना। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स और सकर्स, ये टीनिया सोलियम में लिखवा कर दिया था मैंने शायद, रोस्टेलम, सकर्स, है ना। टू क्लिंग टू द होस्ट, और जूलॉजी की बुक से लिखा कर दिया था, याद नहीं आ रहा होगा तो देख लेंगे एक बार। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी है। प्लेटियलमिन्स का जो सिस्टोडा वाला जो क्लास है, फाइलम प्लेटियलमिन्स का, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है, ये भी हमने एनिमल किंगडम में देखा है। एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, एस्केरिस का मैंने बताया हुआ है कि वो एक फीमेल 2 लाख अंडे देती है एक समय, है ना। तो ये सब चीजें एनिमल किंगडम के साथ मैच हो रही है, सही चीजें है, अंडरलाइन करेंगे इन सब चीजों को।
द लाइफ साइकिल्स ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर्स टू फैसिलिटेट पैरासाइटाइजेशन और ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट। ठीक है, प्राइमरी होस्ट मतलब जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे मलेरिया के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्कीटो में हो रहा है तो मस्कीटो उसका प्राइमरी होस्ट है, ऐसा। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग उसका इंटरमीडिएट होस्ट है। ठीक है, द ह्यूमन लिवर फ्लूक दैट इज अ ट्रिमेटोड पैरासाइट डिपेंड्स ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट्स, अ स्नेल एंड अ फिश, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, तो उसका तो ह्यूमन लिवर फ्लूक जो है उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन लिवर में होगा, ह्यूमन बॉडी में होगा, लेकिन उसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसको एक बार स्नेल में जाना पड़ता है और फिश में जाना पड़ता है। ठीक है, अब स्नेल और फिश के थ्रू तो ट्रांसफर हो जाता है उसका, नो डाउट, छोटे छोटे पॉन्ड्स में वगैरह स्नेल की बॉडी से वो फिश में चले जाता है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन फिश से ह्यूमन बीइंग में कैसे आता है, तो मेरी जो जूलॉजी की बुक है उसमें बोला गया है कि चाइना में, अगेन घूम फिर के आ गए अपन चाइना पे, सुशी नाम की एक डिश होती है, सुशी, SUSHI। उसमें वो शायद मतलब कैसे बनाते हैं वो डिश, उसके बारे में तो दिया नहीं है ऑफकोर्स उस बुक में, लेकिन कुछ इंग्लिश मूवीज में वगैरह देखने के कारण और कुछ नॉवेल्स में पढ़ने के कारण जितना मुझे पता है, वो जो सुशी नाम की जो डिश है चाइनीज लोगों की, उसमें वो फिश को कच्चा खाते हैं, और कच्चा खाने के कारण वो जो लिवर फ्लूक है वो ह्यूमन बीइंग के बॉडी में एंटर कर सकता है। तो मेरा जो जूलॉजी का बुक है उसमें ऐसा फिश खाते हुए दिखाया है एक चाइनीज औरत को, एकदम रेसिस्ट तरीके से चाइनीज औरत को खाते हुए दिखाया है। ठीक है, तो उसके थ्रू, फिश के थ्रू फिर वो ह्यूमन लिवर फ्लूक ह्यूमन बीइंग्स में आ जाएगा, ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, लेकिन ए सेक्सुअल के लिए उसको किस में जाना पड़ता है, स्नेल में और फिश में। ठीक है, तो चाइनीज लोगों के धंधों के कारण ये भी फैलते रहता है, लेकिन अपन उससे सेफ है क्योंकि अपन ऐसे धंधे नहीं करते सुशी वगैरह खाने के। एनीवेज, द मलेरियल पैरासाइट नीड्स अ वेक्टर दैट इज मस्कीटो टू स्प्रेड टू other hosts. Majority of the parasites harm the host. They may reduce the survival, growth and reproduction of the host and reduce its population density. मलेरिया ने तो भयानक जाने ली है ह्यूमन बीइंग्स की पास्ट में, भयानक। जब ये क्विनाइन वाली दवा बनने की थी, डिस्कवर होने की थी, उसके पहले मलेरिया हो गया मतलब डेथ ऑलमोस्ट कंफर्म रहती थी। आज भी मलेरिया बहुत सीरियस डिजीज है, हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं। ठीक है, They might render मतलब बना देना, the host more vulnerable to predation by making it physically weak. Do you believe that an ideal parasite should be able to thrive within the host without harming it? बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर होस्ट ही मर गया तो पैरासाइट क्या करेगा? Then why didn't natural selection lead to the evolution of such totally harmless parasites? बनाया है इवोल्यूशन ने ऐसे पैरासाइट्स, लेकिन इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कुछ नए पैरासाइट्स इवॉल्व होते रहते हैं जो अभी काफी यंग है अर्थ के हिस्ट्री के हिसाब से, धीरे धीरे वो भी इवॉल्व होकर हार्मलेस हो जाएंगे। हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद प्लाज्मोडियम भी अपने लिए हार्मलेस हो जाए। ठीक है, पैरासाइट्स दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट, ऑफ कोर्स। द मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल्स ऑफ दिस ग्रुप आर द लाइस ऑन ह्यूमंस। लाइस मतलब उआ, मराठी में जिसको उआ बोलते हैं, हिंदी में जू बोलते हैं, जो बालों में रहते हैं। एंड टिक्स ऑन डॉग्स, है ना, जिनके घरों में पाले हुए डॉग्स है उनको पता होगा टिक्स निकालने पड़ते हैं। आर्थ्रोपोडा है वो टिक्स, और लाइस भी आर्थ्रोपोडा ही है। इसमें देखो मस्कीटो का एग्जांपल नहीं दिया है, बिकॉज मस्कीटो आर नॉट ट्रू पैरासाइट्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स। सिर्फ फीमेल मस्कीटोज अपने को काटती है, वो भी प्रेग्नेंट वाली, क्योंकि उनको उनके ग्रोइंग फीटस को, ग्रोइंग एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, इसलिए। ठीक है, मलेरिया से इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करने का। मैंने एम्ब्रियो जो बोला है वो मलेरिया का एम्ब्रियो नहीं बोला है, ऊकाइनेट की बात नहीं की है, मैंने मस्कीटो के एम्ब्रियो की बात की है। मलेरिया का हमने नाम भी नहीं लिया है। जिस मच्छर में मलेरिया नहीं है वो भी अपने को काटती है फीमेल मस्कीटो। ठीक है, तो खुद के लिए नहीं काटती है, अपने एग्स के लिए काटती है, इसलिए उसको ट्रू पैरासाइट में कंसिडर नहीं करते हैं। मेनी मरीन फिश आर इन्फेस्टेड विथ एक्टोपैरासिटिक कोपेपॉड्स, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, ये आएगा एनिमल किंगडम में जब अपन वर्टिब्रेटा पढ़ेंगे तब। Cuscuta, a parasitic plant that is commonly found growing on hedge plants, has lost its chlorophyll and leaves in the course of evolution. It derives its nutrition from the host plant which it parasitizes. The female mosquito is not considered a parasite although it needs our blood for reproduction. Can you explain why? मैंने पहले ही बता दिया है, अंडरलाइन करेंगे, लेकिन इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन बन सकता है।
In contrast, endoparasites are those that live inside the host body at different sites like liver, kidney, lungs, red blood cells, etc. The life cycles of endoparasites are more complex because of their extreme specialization. Their morphological and anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential. ठीक है, एम्फोसाइजिंग मतलब इंपॉर्टेंस दिया गया है उनके रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को. एस्केरिस 2 लाख अंडे बाय 1 सिंगल फीमेल, है ना. एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन बराबर ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर, जैसे एस्केरिस का मैंने बताया था, वो लंग्स में जाता है, फिर अपना मोल्टिंग स्टेज खत्म करने के बाद फेरिंग्स में घुसता है और फिर फेरिंग्स से गलेट के थ्रू इसोफेगस में एंटर करके स्टमक और इंटेस्टाइन में जाता है. बराबर उसका लाइफ साइकिल है. मलेरियल पैरासाइट जैसे बराबर रात के समय आरबीसी फोड़ के बाहर निकलता है ना. तो एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन है, ऐसा एनसीईआरटी बोल रही है. ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स इज अ फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच द पैरासिटिक बर्ड lays its eggs in the nest of its host and lets the host incubate them. ये कुकू करता है कौवे के साथ. During the course of evolution, the eggs of the parasitic birds have evolved to resemble the host's egg in size and color to reduce the chances of the host bird detecting the foreign eggs and ejecting them from the nest. Try to follow the movements of the cuckoo and the crow in your neighborhood. ये पॉसिबल नहीं है, टेंशन मत लो, पढ़ाई लिखाई करो, नेबरहुड पार्क में जाने का नहीं. During the breeding season, that is spring to summer, and watch brood parasitism in action. कुकू क्या करता है, अपने अंडे क्रो के नेस्ट में रिलीज कर देती है. तो क्रो उन अंडों की पूरी केयर लेता है, उसमें से जब बच्चा निकलता है उसको खाना वाना भी खिलाता है, और फिर वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो कौवे को भग बोल के कि मैं तेरा बच्चा नहीं हूँ बोल के अपना निकल जाता है. पूरा एकदम बेचारे कौवे के साथ गेम करता है कुकू, हमेशा करती है कुकू हमेशा, ठीक है. और खुद मस्त उन बच्चों की तरफ ध्यान देने से फ्री हो जाती है उस ड्यूटी से. तो ये भी एक हिसाब से पैरासिटिज्म है. इवन दो डाइजेस्टेड फूड चोरी नहीं किया जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें, एनर्जी तो दूसरे वो कौवे की एनर्जी वेस्ट हो रही है ना उस कुकू के बच्चे को खिलाने में, उसके अंडे की केयर में. तो अल्टीमेटली एनर्जी की चोरी हो रही है, इसलिए इसको कंसिडर पैरासिटिज्म में ही किया है. ठीक है. देन कम्स कमेंशलिज्म. दिस इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड. एन ऑर्किड वांडा, वो एपीफाइटिक रूट वाला, ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच एंड बार्नेकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ अ वेल बेनिफिट. एपीफाइट का तो क्या फायदा है तुमको पता ही है. बार्नेकल्स को क्या फायदा होता है, वो इंटरटाइडल कोस्ट वाले बार्नेकल्स, बैलेनस एंड कैथेमेलस, यही है वो. वेल इधर उधर घूमती है, उसके साथ साथ बार्नेकल्स को भी इधर उधर घूमने को मिलता है. ठीक है. पर मैंगो ट्री को या वेल को उससे कोई नुकसान नहीं होता है, ना कोई फायदा होता है. नाइदर द मैंगो ट्री नॉर द वेल डिराइव्स एनी अपेरेंट बेनिफिट. द कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल. कैटल एग्रेट नाम का एक बर्ड है. ठीक है. तुमने देखा होगा, गाय या भैंसों के पीछे पीछे घूमते रहता है. एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन, अ साइट यू आर मोस्ट लाइकली टू कैच इफ यू लिव इन फार्म्ड रूरल एरियाज, इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कमेंशलिज्म. गाँव में तो बहुत इजीली देखने को मिलता है. द एग्रेट बर्ड ऑलवेज फोरेज यानी घूमना, है ना, वो फोरेजिंग एक्टिविटी, फोरेज यानी घूमना. क्लोज टू वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग बिकॉज द कैटल एज दे मूव स्टर अप एंड फ्लश आउट द वेजिटेशन इन out from the vegetation insects that otherwise might be difficult for the egrets to find and catch. गाय भैंस जैसी घास खा लेते हैं तो घास गायब हो जाती है, तो जमीन पे जो कीड़े हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, तो एग्रेट्स को वो इजीली दिख जाते हैं, तो एग्रेट्स इजीली जाके उन कीड़ों को खा लेते हैं. तो एग्रेट्स को फायदा होता है गाय के पीछे पीछे घूमने से, लेकिन गाय को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है. Another example of commensalism is the interaction between sea anemone that has stinging tentacles, nematocyst, निडोब्लास्ट, निडोसाइट्स, याद है ना, सिलेंट्रेटा में देखा था, है ना. फाइंडिंग नीमो अगर तुमने देखा होगा तो फाइंडिंग नीमो में जो नीमो रहता है और उसके फादर रहते हैं वो क्लाउन फिश है, और वो एकदम मूवी के स्टार्टिंग में जो उनका घर रहता है जिसमें वो सोए हुए रहते हैं, दैट इज नथिंग बट सी एनीमोनी. ठीक है. तो इंटरेक्शन बिटवीन सी एनीमोनी दैट इज स्टिंगिंग टेंटाकल्स एंड द क्लाउन फिश दैट लिव्स अमंग देम. तो फाइंडिंग नीमो एकदम साइंटिफिकली सही चीज है. द फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर्स, क्योंकि वो तो सी एनीमोनी के आसपास भी नहीं फटकेंगे. वी स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटाकल्स. द एनीमोनी डज नॉट अपीयर टू डिराइव एनी बेनिफिट
नॉर एनी नुकसान, कोई नुकसान भी तो नहीं है उसको, बाय होस्टिंग द क्लाउन फिश, ना फायदा ना नुकसान, ठीक है। फिर हम आते हैं म्यूचुअलिज्म पे। दिस इंटरेक्शन कन्फर्स बेनिफिट्स ऑन बोथ इंटरेक्टिंग स्पीशीज। लाइकेंस रिप्रेजेंट एन इंटीमेट यानी बहुत क्लोज म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन बिटवीन अ फंगस एंड फोटोसिंथेसाइजिंग अल्गी और साइनोबैक्टीरिया। अंडरलाइन करेंगे, सिर्फ अल्गी नहीं साइनोबैक्टीरिया भी चलता है, तुरंत में इसको अंडरलाइन करेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, अ फंगस might have a mutualistic relationship with algae और ब्लू ग्रीन algae। तुम गलत बोल दोगे उसको, ठीक है, गलत नहीं है, सही है, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae भी चलेगा। Similarly, the mycorrhizae are associations between fungi and the roots of the higher plants. The fungi help the plant in the absorption of essential nutrients from the soil, while the plant in turn provides the fungi with energy-yielding carbohydrates. The most spectacular and evolutionary fascinating examples of mutualism are found in plant-animal relationships. Plants need the help of animals for pollinating their flowers and dispersing their seeds. Animals obviously have to pay fees for the services that plants expect from them. पता है हमको, हनी बी को नेक्टर देते हैं प्लांट्स बदले में, है ना, वो फीस है उनकी। प्लांट्स ऑफर रिवॉर्ड्स और फीस इन द फॉर्म ऑफ पोलन एंड नेक्टर। अब पोलन मेरे को तो नहीं पता है कि पोलन कैसे का रिवॉर्ड हो सकता है, क्योंकि पोलन के बारे में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में एनसीईआरटी ने बोला है कि उसको कोई डाइजेस्टिव जूस डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो उसको खा के कुछ फायदा नहीं है एनिमल्स को, ठीक है, तो वो रिवॉर्ड कैसे हुआ। और पोलन को अगर उन्होंने खा लिया और डाइजेस्ट कर लिया तो फिर भी वो प्लांट के लिए क्या फायदे की चीज हो गई। रिवॉर्ड नेक्टर होना चाहिए, और नेक्टर के लिए पोलन का प्लांट से एनिमल्स को क्या मिल रहा है, तो नेक्टर, और एनिमल से प्लांट्स को क्या फायदा हो रहा है, तो पोलन का ट्रांसफर, है ना। पोलन अगर खा लिया एनिमल्स ने तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में जो एनसीईआरटी ने बोला है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा, वो अगर खा लिया और डाइजेस्ट कर लिया तो फिर पोलन ट्रांसफर तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पोलन को एज अ फीस ट्रीट करना गलत हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी ने पोलन बोला है, इस चैप्टर में तो बोला ही है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में भी बोला है, अंडरलाइन करेंगे, पोलन भी फीस है, पोलन भी फीस है, पोलन भी रिवॉर्ड है, ठीक है। तो पोलन एंड नेक्टर फॉर पॉलिनेटर्स एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स फॉर सीड डिस्पर्सर्स। जैसे हम मैंगो खाते हैं, सीड फेंक देते हैं, तो सीड इधर उधर फेंकने के कारण दूसरी जगहों पर मैंगो का प्लांट ग्रो होगा, ठीक है। बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड ऑल्सो बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट चीटर्स। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन। नाउ यू कैन सी व्हाई प्लांट एनिमल इंटरेक्शंस ऑफन इन्वॉल्व co-evolution of the mutualists, that is, the evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another। मतलब चीटिंग नहीं हो सकती, सिर्फ स्पेसिफिक स्पीशीज को ही नेक्टर मिल पाएगा और स्पेसिफिक स्पीशीज ही पॉलिनेशन कर पाएंगे, तो चीटिंग नहीं कर पाएंगे नाइदर प्लांट नॉर एनिमल्स। लेकिन प्लांट्स चीटिंग करते हैं, आगे के पेज में एग्जाम्पल आएगा। तो यहाँ पर भी को-इवोल्यूशन हुआ है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, को-इवोल्यूशन यहाँ पर भी हुआ है। पीछे भी हमने एक जगह पर को-इवोल्यूशन को अंडरलाइन किया हुआ है पैरासिटिज्म में। पैरासिटिज्म एंड म्यूचुअलिज्म दोनों में को-इवोल्यूशन रहेगा, ठीक है। इन मेनी स्पीशीज ऑफ फिग ट्रीज, फिग यानी फाइकस, ठीक है, औदुंबर, जिसका एग्जांपल मैंने मॉर्फोलॉजी में बताया था हाइपेंथोडियम के वक्त कि उसके अंदर वो फिग वास्प रहते हैं, वो वाला। देयर इज अ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विद इन द पॉलिनेटर स्पीशीज ऑफ वेस्प। इट मीन्स, ये याद नहीं आ रहा होगा तो देख लेंगे, औदुंबर वाला हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस के अंडर पढ़ाया हुआ है मॉर्फोलॉजी चैप्टर में। It means that a given fig species can be pollinated only by its partner wasp species and no other species। तो चीटिंग होने का चांस नहीं रहेगा। The female wasp uses the fruit not only as an oviposition, मतलब अंडा देने की जगह, but uses the developing seeds within the fruit for nourishing its larvae। अब ये फिर से गड़बड़ हो गई, सीड्स का नुकसान हो जाएगा, लार्वे खा जाएंगे उसको। तो द वास्प पर कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, फीस तो देनी पड़ेगी, नहीं तो क्यों करके देगा वो। द वास्प पॉलिनेट्स द फिग इनफ्लोरेसेंस while searching for suitable egg laying sites। In return for the favor of pollination, the fig offers the wasp some of its developing seeds। हाँ बोला ना, फीस तो कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी,
कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना ही पड़ेगा एज फूड फॉर द डेवलपिंग वास्प लार्वे। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। ऑर्किड्स, ऑर्किड वैंडा shows a bewildering diversity of floral patterns, many of which have evolved to attract the right pollinator insects। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है ना, अभी अपना ये जो चल रहा था म्यूचुअलिज्म वो खत्म हो गया है। ये पैराग्राफ में इन्होंने कुछ अलग से टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन म्यूचुअलिज्म खत्म हो चुका है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, म्यूचुअलिज्म खत्म हो चुका है। इस पैराग्राफ को म्यूचुअलिज्म में कंसिडर नहीं करना। ये कंफ्यूजन हर साल बच्चे करते हैं, सर ये भी तो म्यूचुअलिज्म में आएगा, नहीं आएगा ये म्यूचुअलिज्म में। ठीक है, ये राइटिंग स्टाइल गलत है एनसीईआरटी की, कुछ टाइटल देना चाहिए था या फिर एक और लाइन छोड़नी चाहिए थी। ऐसा डायरेक्टली पैराग्राफ चेंज करने के कारण वैसा लगता है, पर ये म्यूचुअलिज्म का हिस्सा नहीं है। ऑर्किड्स शो अ बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न्स, मेनी ऑफ व्हिच हैव इवॉल्व्ड टू अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट, दैट इज बीज एंड बम्बल बीज, एंड एंश्योर गारंटीड पॉलिनेशन बाय इट। नॉट ऑल ऑर्किड्स ऑफर रिवॉर्ड। मैंने बोला था ना पिछले पेज पे कि ये चीटिंग करते हैं कुछ प्लांट्स करके, ये देखो अभी चीटिंग इनकी। द मेडिटेरेनियन ऑर्किड कॉल्ड ऑफ्रिस एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसीट टू गेट पॉलिनेशन डन बाय अ स्पीशीज ऑफ बी। ठीक है, बताया था शायद मैंने ये कहानी कि उसका जो फूल है वो फीमेल बी के समान दिखता है, तो मेल बी को लगता है कि वो फीमेल है, तो वो जाके रिप्रोडक्शन करने की कोशिश करता है, मेटिंग की। रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, लेकिन पॉलिनेशन उस बहाने हो जाता है, तो उस इंसेक्ट को बदले में कुछ भी नहीं मिला। तो ये चीटिंग है ना, चीटिंग के लिए वर्ड है डिसीट, और सेक्सुअली चीटिंग के इसलिए सेक्सुअल डिसीट टू गेट पॉलिनेशन डन बाय अ स्पीशीज ऑफ बम्बल बी। वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बेयर्स एन अनकैनी, अनकैनी मतलब थोड़ा भी अलग नहीं लगेगा ऐसा, रिजेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज, कलर एंड मार्किंग्स। कैसे इवॉल्व किया होगा प्लांट ने, सोचो ना। उसके प्लांट के पास आंख है, ना कान है, ना टच का सेंसेशन है, ना स्मेल का सेंसेशन है, फिर भी उस फीमेल बी को रिजेम्बल करने वाला फ्लावर कैसे उसने इवॉल्व किया होगा, अनइमेजिनेबल है हमारे लिए, है ना। द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परसीव्स एज अ फीमेल, सूडो कोपुलेट्स विद द फ्लावर, and during that process is dusted with pollen from the flower. When the same bee pseudocopulates with another flower, it transfers pollen to it and thus pollinates the flower. Here you can see how co-evolution operates. If the female bee's color patterns change even slightly for any reason during evolution, pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolves to maintain the resemblance of its petal to the female bee. सही बात है ना। अगर उसमें कुछ इवोल्यूशन हो गया कीड़े में, उसका शेप और साइज और कलर चेंज हो गया, तो उसको फिर वो फ्लावर फीमेल लगना बंद हो जाएगा, फिर वो रिप्रोड्यूस करना, सूडोकोपुलेट करना बंद कर देगा, तो उस फ्लावर को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। तो एक के कारण दूसरे का इवोल्यूशन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं को इवोल्यूशन, है ना। बी अ पॉलिनेटर ऑन ऑर्किड फ्लावर, इस डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा है वो, बाकी इधर भी एक डायग्राम है। म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द फिग ट्री एंड वास्प। ए में फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वास्प, इधर ये वास्प दिख रहा है, ये जो ये वास्प है, और फिर बी में वास्प लेइंग एग्स इन अ फिग फ्रूट। ये छोटे छोटे वास्प है इधर, एक तो इसका मैंने वीडियो भी दिखाया था रैंकर्स को, एक्चुअल मैंने लाइव खींचा हुआ औदुंबर के इन्फ्लोरेसेंस को तोड़ के उसके अंदर कीड़े दिखाए थे, इफ यू रिमेम्बर, रैंकर्स को दिखाया था। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अभी चैप्टर तो खत्म हो चुका है। एक यहाँ पर एक चीज थी एमेंशलिज्म, इसमें मैंने बोला था कि ये मेरे को पढ़ता भी नहीं है और एनसीईआरटी में इसको दिया भी नहीं है, तो मैं इसको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। तो एमेंशलिज्म में -0 बोला हुआ है, -0 का एग्जाम्पल क्या दिए हुए है बुक्स में, हायर बुक्स में, एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन बाकी बुक्स में जो दिए है वो ये दिए है। जैसे सनफ्लावर क्या करता है, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है सॉइल में, पॉइजनस केमिकल, जिसके कारण दूसरा कोई प्लांट वहां पर ग्रो ही नहीं हो सकता, इसको एमेंशलिज्म बोला गया है। तो ये मेरे को तो पता नहीं है कि कैसे, तो मेरे को पूछना मत, डाउट मत पूछना कि सर ये -0 कैसे हुआ, सनफ्लावर को तो फायदा हो रहा है। तो मेरा भी यही मानना है कि सनफ्लावर को तो फायदा हो रहा है, दूसरा कोई स्पीशीज वहां पर ग्रो नहीं हो पाएगा, तो सनफ्लावर की कंपटीशन घटेगी, और सनफ्लावर को तो डेफिनेटली फायदा हो रहा है, लेकिन उसको हर जगह पर -0 बोला हुआ है। ठीक है, एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था एक बार कि उसका -0 होने का रीजन ये हो सकता है कि अब तक कोई दूसरी स्पीशीज वहां पर आई ही नहीं है, तो जब आई ही नहीं है तो उसको सनफ्लावर के
सनफ्लावर को अपन प्लस कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशंस कुछ स्टूडेंट्स ने दिए हैं, लेकिन मेरे को तो आज तक वो नहीं पता है कि उसको -0 कैसे बोल सकते हैं। दूसरे स्पीशीज का नुकसान डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन सनफ्लावर का भी तो फायदा हो रहा है, ऐसा मेरे को लगता है। पर मेरे लगने से कुछ नहीं होता। जो एनसीईआरटी ने बोला है वही अपने को फॉलो करके रखना है। एमेंसलिज्म मतलब -0 है, सनफ्लावर को ना फायदा ना नुकसान और दूसरी स्पीशीज को नुकसान, ठीक है, इसलिए -0। दूसरा इसके और एग्जाम्पल्स है, जैसे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर व्हाट? एंटीबॉडीज नहीं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कोई एलोपैथी के लोगों ने बनाई हुई, लैब में बनाई हुई केमिकल चीज नहीं है। एंटीबायोटिक्स इज अ टोटली नेचुरल थिंग। इसको बैक्टीरिया या ईस्ट रिलीज करते हैं दूसरे बैक्टीरियल स्पीशीज को मारने के लिए। क्यों? सेम रीजन है, एकदम सेम रीजन है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन घटाने के लिए। तो ये भी सनफ्लावर की तरह -0 में आएगा। और इसके अलावा एक और एग्जांपल है जो रैंकर्स को पता है, फ्रेशर्स को नहीं पता, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस इसलिए इवॉल्व नहीं किए गए हैं कि ह्यूमन बींग्स को उसका फायदा हो और ह्यूमन बींग्स को बायोटेक्नोलॉजी करने में हेल्प हो, नॉट एट ऑल। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्यों इवॉल्व किए गए हैं? ताकि उससे दूसरे स्पीशीज के बैक्टीरिया का डीएनए कट हो जाए और दूसरे स्पीशीज के बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाए। वो अपने लिए नहीं बना है, अपन ने उसको यूज किया अपने फायदे के लिए, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन अपने फायदे के लिए उसको इवॉल्व नहीं किया गया है। बैक्टीरिया ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस को इवॉल्व खुद के फायदे के लिए किया है, ताकि दूसरा स्पीशीज वहां पर ग्रो ना हो सके बैक्टीरिया का, ठीक है। तो वो भी एमेंसलिज्म रहेगा, दैट इज -0, ठीक है। विद दिस ये बड़ा सा चैप्टर इज फाइनली ओवर। बहुत समय लगा क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर था, इतना बड़ा वीडियो बनाने को मेरे को 2 दिन लग गए पूरे, इसलिए। बट फाइनली इट इज ओवर। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं इकोसिस्टम।